धन्यवाद। उस स्क्रीन को शेयर करते हैं आज हम, और उससे हम समझने का प्रयास करेंगे। आयुर्वेद को समझने से पहले हम ये जानते हैं कि आयुर्वेद के अंतर्गत बाकी जो विषय हैं उनको तो हमने देखा, क्योंकि स्वस्थ एक स्वस्थ आयु के लिए, जीने के लिए जो भी साधनों की आवश्यकता है, या साधना करने के लिए, या हमारी दिन प्रतिदिन की क्रियाकलापों को चलाने के लिए जिस किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है, एक वो है एक अच्छा स्वास्थ्य। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारे शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है, और वो स्वस्थ होने की क्रिया जो कुछ भी होती है, या स्वस्थ होने के लिए जो भी हमें करना चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए दिनचर्या या ऋतुचर्या या जो भी चीजें हमें क्रियाकलाप के रूप में करना चाहिए, उसका जो भी ज्ञान मिलता है, वही जो ग्रंथ है उसमें, जिस ग्रंथ में सब चीजों का ज्ञान मिलेगा, वही आयुर्वेद है। तो स्वस्थ लेने रहने के लिए जिस प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता है, और वो ज्ञान जिस ग्रंथ में है, वो आपको आयुर्वेद में मिलता है। राइट। तो हमें ये जानकारी लगती है कि आयुर्वेद क्या है इससे। अब आयुर्वेद में प्रथम अध्याय में ये सारी चीजें बताई हुई, थोड़ा सा मैं उसको शॉर्ट करना चाहूंगा, क्योंकि हमें वो सब और भी चीजें उसमें ये बताया है आयुर्वेद के अंदर। भाई सबसे पहले कहाँ से आया, क्यों आया, एक लंबा इतिहास, मतलब उसका प्रयोजन तो हुआ है, लेकिन उसका इतिहास कहाँ से शुरू होता है, किसने, कौन से राजा ने क्या किया था, ये सारा एक लंबा चौड़ा इतिहास, जिसको हम अभी पढ़ के करना क्या, हमें तो जानना सिर्फ इतना है कि स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या क्रियाकलाप और क्या प्रयोजन होने चाहिए। तो हम सीधे अपने मुद्दे पर आ जाते हैं। मुद्दा ये है, शॉर्ट में समझने का यदि हम प्रयास करते हैं, तो आयुर्वेद है क्या। आयुर्वेद एक अच्छा जीवन जीने की एक शैली है। आयुर्वेद कहता है कि आप बीमार ही ना पड़ें। आयुर्वेद कहता है आप बीमार ही ना पड़ें, और बीमार पड़ जाएं तो फिर उसकी चिकित्सा करें। पहले तो बीमार पड़े ही ना, और यदि बीमार हो गए तो उसके लिए चिकित्सा करें। तो यदि आपको बीमारी नहीं है कोई, तो आपको दिनचर्या में क्या करना चाहिए, ऋतुएं बदलने के लिए जो भी चीजों की जरूरत पड़ती, जैसे ऋतुएं बदल रही हैं, है ना, सर्दी से गर्मी आ रही है, गर्मी से सर्दी आ रही है। जनरली अभी लोगों को पिछले दिनों एक स्थिति से गुजरना पड़ा होगा, या मौसम बदलता है तो छींकें आती हैं, किसी को लगातार छींकें आ रही हैं, किसी को होता यह है कि किसी को बुखार आ गया, किसी को वायरल इन्फेक्शन हो गया।
तो हमारी जो स्थिति है आज की तारीख में, लोगों को ये सब जानना इसलिए भी जरूरी है कि उनकी इम्यूनिटी खराब हो रही है। यानी आयुर्वेद क्या करता है, आयुर्वेद के लिए कोई कहे कि साहब आपके पास में कैंसर की दवा है, तो आयुर्वेद कहेगा नहीं, आयुर्वेद कहेगा नहीं, आयुर्वेद के पास में उत्तर नहीं, राइट। वो कहता है मेरे पास कैंसर रोग की तो दवा नहीं है, लेकिन रोग से लड़ने के लिए जो क्रियाकलाप करके शरीर को इस योग्य बनाना है कि वो रोग से खुद लड़े। कौन लड़ेगा? जो शरीर है वो खुद लड़ेगा और उस रोग को खुद लड़के परास्त करके भगा दे। और जब वो परास्त होकर के रोग भाग जाए शरीर से, यदि शरीर से वो रोग निकल जाएगा, तब उस शरीर में इतना बल रहे कि वो दोबारा उसको आने ना दे। इसलिए लोग कहते हैं कि आयुर्वेद का ज्ञान घर घर में पहले था, अब भी है, और ये सदा से रहेगा। जैसे हम पैदा हुए, हमें पता है, हमारी दादी ने, नानी ने हमको जुकाम हो गया, अच्छा ठीक है बेटा चाय पी लो। अच्छा बारिश में भीग के आए हो, चलो एक एक कप चाय बनाओ, उसमें तुलसी के पत्ते डालो, उसमें अदरक डालो, काली मिर्च डालो, ये क्या है? ये सब आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद तो हम बचपन से ही करके आए ना, बड़े हुए हैं। तो आयुर्वेद हमारा जीवन है, और हमें जीवन को ठीक रखने का ही ज्ञान नहीं आया, तो ऐसी पढ़ाई लिखाई का सार क्या? जीवन में कुछ फायदा है? आप खुद ही कहेंगे बिल्कुल नहीं। नहीं। तो ऐसे जीवन का जीने का भी क्या फायदा जो रोगग्रस्त रहे हमेशा? तो रोग से लड़ने की क्षमता शरीर में आ जाना, यही एक इम्यूनिटी है। और अभी देखिए कोरोना काल में भी यही हुआ, हमें कह दिया गया ऐसा करिए, हल्दी का दूध पी लो, ये कर लो, वो कर लो। क्या हल्दी का दूध सबको ठीक कर देगा? किसी को कह दिया ये वाली दवाई खा लो, किसी को बोल दिया ये वाला काढ़ा काढ़ा बना के पी लो। अब गिलोय का काढ़ा, दालचीनी का काढ़ा, अरे भाई साहब ये तो देखो कि उसकी व्यक्ति की परिस्थिति क्या है, उसकी पित्त, कफ और वात जो प्रकृति है, ये प्रवृत्ति शरीर की है भी कि नहीं, उसको उसके लिए वो तैयार है कि नहीं। अब किसी को एग्जाम्पल के तौर पे शुगर लो का पेशेंट है, शुगर हाई का है, तो तब तो बढ़िया है, उसको दालचीनी और उसका काढ़ा पी करके इम्यूनिटी बन जाएगी और शुगर भी उसको मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन शुगर लो का पेशेंट है, ऐसे पेशेंट को हमने जाने अनजाने किसी यूट्यूबर से सुन लिया, आयुर्वेद में लिखा है ऐसा, मुलेठी ले लो, आयुर्वेद में लिखा है गिलोय और दालचीनी का काढ़ा बना के पी लो, इससे WBC अच्छे हो जाते हैं, इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है। अरे भाई साहब ये तो देखो तो सही, उसकी परिस्थिति और प्रकृति, उसकी शारीरिक स्थिति क्या है, गठन क्या है, ये तो आपको नॉलेज ही नहीं है। आयुर्वेद का बेसिक नॉलेज है नहीं, बस आयुर्वेद में लिखा है इसलिए कर लो। तो हमने यही सुनते हैं सोशल मीडिया पर, जब कहते हैं ना अध जल गगरी छलकत जाए, आधा ज्ञान हमें मार देता है। कैसे मार देगा, मैं बताता हूँ एग्जाम्पल। जैसे ही आपने गिलोय और दालचीनी का काढ़ा बना के लिया, और आपकी शुगर और बीपी किसी का लो चल रहा है, जिसको बीपी लो की शिकायत है, उसकी पल्स रेट गिर जाएगी तुरंत, उसको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ेगा आपको। तो उसको तो क्या कर रहे हैं आप? आयुर्वेद का क्या यही प्रयोजन है? इसलिए बहुत सारी चीजों को सोच समझ के देना ठीक रहता है। और कोई पित्त प्रकृति का है, उसको आपने हल्दी वाला दूध पिलाते गए, या बेसिलसिस बैक्टीरिया है, साइंस बोलता है साहब दही खिलाओ, तो सुबह सुबह बंदे को दही
की लस्सी पिला दी, दही पराठा खिला दिया है, और खाली दही खिला दिया गलती से, तो बंदा 15-20 दिन बाद में स्किन डिजीज से पीड़ित हो जाएगा, ज्यादा दिन नहीं लगेगा। क्योंकि पित्त प्रकृति का व्यक्ति है, उसमें और एग्रेशन बढ़ जाएगा, गुस्सा ज्यादा आएगा, उससे झेला ही नहीं जाएगा गुस्सा। क्योंकि दही की तासीर क्या है, गर्म है। हम तो सोचते हैं जी ठंडा है, ले लो, बेसिलेसिस बैक्टीरिया है। तो बेसिलेसिस बैक्टीरिया का ऐसा लेकर के फायदा क्या हुआ? तो दिन प्रतिदिन में जो हम जाने अनजाने गलतियां कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए बेसिक आयुर्वेदा करना जरूरी होता है। तब हमें ये चीजें समझ में आएगी कि हम गलतियां क्या करें, ब्लंडर करें, डेली ब्लंडर करते हैं। एक और ब्लंडर होती है, सुबह सुबह आप कब प्रकृति के व्यक्ति हैं और सुबह सुबह उठ करके यूट्यूब में सुन लिया, आयुर्वेद में लिखा है पानी पीजिए भर पेट। कुछ लोग 4 गिलास पी जा रहे हैं, कुछ तो 5 गिलास, कुछ 10 पी, और कुछ समुद्र निकलने को तैयार बैठे हैं। अंदर जाता ही नहीं, क्या करें? अंदर जाए तो निकल जाएंगे। तो ऐसे कब प्रकृति के व्यक्ति थोड़े ही दिन में, आज तो अच्छा लगेगा, कल भी बहुत अच्छा लगेगा, 2-4 दिन, 5-10 दिन या महीना भर शरीर को बहुत सारे लाभ दिखेंगे, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी समझना जरूरी है। थोड़े दिन बाद किडनी के ऊपर इतना लोड जब पड़ेगा, तो किडनी में क्या होगा, वात वृद्धि होगी। आयुर्वेद का एक नियम है कि किसी अंग को ज्यादा काम कराएंगे तो वात वृद्धि होती है। तो शरीर में जिस अंग से ज्यादा काम लेंगे तो उसमें वात की वृद्धि होगी। तो वात की वृद्धि होने से उसमें श्रिंकनेस होगी, सूखने का क्रम शुरू होगा। तो कुछ लोगों को ऐसी शिकायत हो जाती, किडनी श्रिंक हो गई, कुछ लोगों को क्रिएटिनिन बढ़ गया, कुछ लोगों को शरीर में सूजन हो गई, पैरों में एडिमा टाइप ऐसे कुछ हो गई। कुछ ही दिन में, महीने 15 दिन में कुछ लोगों को बीपी बढ़ने लगता है, और कुछ लोगों को इसी पानी से पीने से चेहरे पे, होता तो वजन 60 किलो है, दिखता बंदा 80-90 किलो का, चेहरा ऐसा तना हुआ दिखता है, एकदम टाइट टाइट भरा हुआ, बहुत ज्यादा भारी भारी, जैसे गेंडे हाथी का सिर लगा लिया हो है। तो आदमी का बच्चा नहीं, वो गेंडा हाथी जैसा दिख रहा। तो ऐसे जो चीजें हो रही हैं, देखिए ये पानी किनको पीना है, पित्त प्रकृति वाले को पीना है, क्योंकि महर्षि का कहना यह है कि रात भर में, देखिए पित्त प्रकृति वाले की आदत है कि वो जल्दी से जल्दी उसको भूख लग जाती है। भूख लगेगी तो शरीर में खाली पेट रहेगा तो और ज्यादा एमिनो एसिड इकट्ठे होंगे, एमिनो एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये सब जो बनने लगेंगे बॉडी में, और ये सब कलेक्ट होकर के अंदर जाके क्या करेंगे, घाव कर सकते हैं, अल्सर कर सकते हैं। तो इसको बहाना जरूरी है, सफाई करना है, नहीं तो एसिडिटी हो जाएगी। इसलिए ऐसे लोगों को तो सुबह उठ के पानी पीना ही चाहिए, जो पित्त प्रकृति के लोग। कफ वालों को कम मात्रा में पीना चाहिए, जो मोटे हैं, शरीर में भारी हैं। ऐसे लोग जो कहते हैं कि मैं तो आधी रोटी खाती हूँ, पता नहीं क्या कमर का कमरा बनता जा रहा, आधे रोटी, एक रोटी खाता हूँ भाई साहब, लेकिन मेरा हाल तो बुरा हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, पता नहीं क्या कमी फिट होने का नाम नहीं ले रही। 5 किलोमीटर रनिंग कर ली, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। होगा कहाँ से? खाने पीने का तो पता ही नहीं, गलतियां तो हम किए जा रहे हैं। तो ऐसी गलतियां ही हमें क्या कर रही है, बीमारी कर रही है। मतलब जाने अनजाने गलती कर रहे हैं हम। ऐसा नहीं कि हम जानते हैं इन चीजों को, बिना जाने ही शुरू हो गए और कहीं से सुन लिया। मैंने तो कहा भी, ऐसे कई यूट्यूबर्स को नीचे नोट डाल देता हूँ कई बार,
कि भाई साहब ये भी बता दो कौन से पेज पे लिखा है, क्या पता मेरे से पढ़ने से रह गया हो। मैं भूल जाता हूँ भाई, कई बार तो मैं बोल जाता हूँ भाई। अब बुढ़ापा है ना तो याद रहता नहीं, पेज नंबर ही बता दो, मैं पढ़ लूंगा, अपना ज्ञान वर्धन कर लूंगा। और क्या कह सकता हूँ। तो ये सारी चीजें होती हैं, इनको समझना जरूरी है, इसलिए भी आयुर्वेद का ज्ञान जरूरी। तो आयुर्वेद का ज्ञान और क्यों जरूरी है, समझना जरूरी है। कफ पित्तवात क्या है, इसको वो एक बार और शेयर करना है, मिस आउट हो गया, उड़ गया। ये हमारा पीडीएफ है, इसको हम ऑन कर लेते हैं। अब इसको समझते हैं, चलिए। अपन शॉर्ट में समझे, इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी क्या है, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की एक क्षमता, हम सब लोग जानते हैं। इसमें कोई विशेष बात नहीं। आजकल चेक करना हो तो इसको क्या करेंगे, WBC RBC, ये पैरामीटर्स हमारे अवेलेबल हैं। इसको एलोपैथी की भाषा में क्या बोलेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट कराना है। तो क्या करते हैं, अब तो आयुर्वेद और एलोपैथी और यूनानी और सब लोग जो BA MS कोई भी डिग्री करते हैं, तो सबको यही पढ़ा दिया जाता है, भाई साहब ये टेस्ट कराओ। नाड़ी वाड़ी देखने का क्रम तो सब बंद हो गया है, राइट। तो ये सब टेस्टों पर डिपेंडेंट है। WBC वगैरह ये जो कुछ हार्मोन्स होते हैं, ये एंजाइम्स होते हैं, ये सब मिला करके हमारी इम्यूनिटी को देखभाल करते हैं। तो क्या करते हैं हम इसको, कंप्लीट ब्लड काउंट यानी CBC के माध्यम से जांचते हैं। आजकल लैब में जाते हैं, लैब में टेस्ट कराएंगे, उसमें CBC लिखा आएगा, कंप्लीट ब्लड काउंट, है ना। डॉक्टर भी लिखते हैं CBC कराओ। तो सबसे पहली जांच क्या होती, CBC। उसमें हमारे को प्लेटलेट्स का पता लगता है, WBC RBC और बाकी चीज़ों का, न्यूट्रोफिल और ये सभी चीज़ों का पता लग जाता है। ESR का भी पता लगता है, यदि ESR बढ़ा हुआ है, अक्सर कर लोगों का बढ़ा आता है। क्यों आता है, ESR बढ़ने का मतलब है बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। आज की भाषा में इन्फेक्शन है, और आयुर्वेद की भाषा में क्या है, आयुर्वेद की भाषा में बोलेंगे कफ बिगड़ गया है, कफ विकृति है ना, कफ की विकृति। अब ये इन्फेक्शन क्या है, कफ क्या है, इसको भी हम समझेंगे। आटा होता है ना, आटा घर में, ये आपका पृथ्वी तत्व हो गया। अब जल तत्व, आटा गूंदना, जब मैं पहली बार सीख रहा था, एक मेरी माता जी की तरह देख लिया, जग भर के रख लिया, और उसमें परात के अंदर आटा निकाला, और आटा में पहले तो नमक मिलाया कुछ, और फिर उसमें सोचा कि मम्मी को काम आधा करना पड़ेगा सपूत बनने के चक्कर में, और काम बढ़ा दिया, पूरा जग भर के पानी आटे में डाल दिया, और वो आटा तैर रहा है, उधर पानी तैर रहा है, अलग अलग। तो ये जो आटा, और इसको मैं बहुत समेटने का प्रयास किया, मेरे से समझा नहीं। लेकिन वो जो बचपन की जो चीजें थी, वो बड़े होकर के जब आयुर्वेद पढ़ा, तो वो चीज समझ में आई, भैया इन्फेक्शन हो गया आटे में। तो ऐसे समझा, यानी पृथ्वी तत्व में जल तत्व की वृद्धि हो जाना बॉडी में इन्फेक्शन है। तो आयुर्वेद में ऐसे समझते हैं उसको। तो क्या करो, जल को कम कर दो, इन्फेक्शन अपने आप गायब होने लग जाएगा। तो बताओ, उसके लिए 10-20 दिन की दवाई खानी पड़ेगी क्या, कहाँ जरूरत है। कम कर दो पानी पीना, और पानी को शरीर से निकालने वाली चीजें शुरू कर दो। क्या हो सकती है घर में आपके पास, मैं तो दवाई खाता नहीं हूँ, मैं एलोपैथी न आयुर्वेद की कुछ नहीं खाता। आचार्य जी ने तो देखा है 30-35 साल से, सब लोग देख रहे हैं, मैं दवाई नहीं खाता। हाँ, बचपन में खूब खा ली मैंने, कोटा पूरा कर लिया, एक मुट्ठी भर के नाश्ता करता था गोलियों का, और दोपहर में फिर खाने के साथ, फिर उसके बाद सी पेनिसिलिन इंजेक्शन लगते थे, एक सुबह एक शाम, इन्फेक्शन सुखाने के लिए, खत्म करने के लिए। क्योंकि कफ प्रकृति का आदमी था, कफ विकृत रहता था, और पित्त प्रकृति का, कफ और पित्त प्रकृति का व्यक्ति, अब पूरे शरीर में जलन होती,
फोड़े फुंसी हो जाते, निकल जाते, लाल लाल चकत्ते हो जाते, खुजा खुजा के बहुत बुरा हाल होता। क्या करते हैं, सिर के बाल गंदे कर दिए जाते, गंजे के सिर में नीम रगड़ा जाता था, उस जमाने में ऐसे ही होता था। क्या करें। तो गंभीर परिणाम उन दवाओं के आज मैं भुगत रहा हूँ। इतनी ड्राइनेस रहती है बॉडी में, सबको मैनेज करने के बाद में भी बड़ा बहुत दिक्कत है। तो सी पेनिसिलिन हालांकि गवर्नमेंट ने बंद बैन कर दिया इंजेक्शन, अब नहीं है, लेकिन उस समय था, भुगत रहे। तो हम जाने अनजाने कुछ ऐसे केमिकल्स का जो प्रयोग करते हैं वो शरीर को भुगतना पड़ता है। ये एग्जाम्पल दिए हैं मैंने, कुछ भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। अपनी इम्यूनिटी के लेवल को पहचाने, तो कैसे पहचाने? इसके पहचानने के लिए कुछ हम देखते हैं। घर में क्या होता है, 4 व्यक्ति हैं, किचन तो वही है, खाना सभी खा रहे हैं, खाना सब खा रहे हैं, लेकिन उत्तर किसी को नहीं मिल रहा कि एक व्यक्ति स्वस्थ है, बाकी 3 बीमार है। अब ये जो स्वस्थ है ये क्यों नहीं हो रहा है बीमार, किसी को उत्तर नहीं मिल रहा इसका। या किसी दूसरे परिवार में जा रहे हैं, किचन में जा रहे हैं, कहीं किचन में देखते हैं खाना तो वही है, पूरा परिवार वही खाना खा रहा है, 2 बीमार 1 स्वस्थ, या कभी 3 स्वस्थ तो 1 बीमार। ये चक्कर क्या है? या तो चारों बीमार हो, खाना वही है ना, चारों बीमार नहीं है। अब चारों के पैरामीटर्स भी अलग आते हैं। लैब में टेस्ट कराता हूं तो किसी का कैल्शियम कम है, किसी का विटामिन B12 कम है। अरे भैया, खाना तो चारों एक ही खा रहे, ये क्या मुसीबत है? अब किसी को शुगर हो रहा है और किसी को नहीं हो रहा, ये अच्छी मुसीबत। इन सब का उत्तर जानने के लिए ही आपको आयुर्वेद जानना जरूरी है कि ये सब क्यों हो रहा है। नहीं करेंगे तो आपको उत्तर नहीं मिलेंगे और समाधान कभी नहीं मिलेंगे, जिंदगी भर गोलियों में गुजर जाएगा, जैसा मेरा बचपन गुजरा। भगवान ना करे किसी का पता नहीं कौन से जन्मों के कर्मों के फल जो मैंने बचपन में भुगता, जो आप लोगों को भुगतना पड़े, किसी के साथ भी ऐसा ना हो। तो हम सब ये बीड़ा भी उठाएं, लोगों को जागरूकता लाएं, जो मैंने भुगता वो कोई और ना भुगते। मौसम बदलने पर बीमार हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये चीज हम देखते हैं। जैसे कुछ लोगों को क्या हो रहा है, चारों के चारों, एक हम दो हमारे दो, मतलब इसलिए 4 बोल रहा हूँ, भारत सरकार की नीति के तहत चल रहे हैं ना हम सब। तो हम दो हमारे दो के सिद्धांत पे 4 हुए, 4 को खाना खा रहे थे। अब कुछ बीमार हैं, कुछ नहीं हो रहे। तो क्या ये देखना है, इम्यूनिटी का टेस्ट लेना है तो आपको लैब टेस्ट तो आपको पैरामीटर दे देगा, है ना। ब्लड टेस्ट का पैरामीटर आपको मिल जाएगा लैब से, क्या घट गया क्या बढ़ गया वो तो मिल जाएगा। लेकिन सामान्यतः हर व्यक्ति कैसे जाने या समझे, हर एक व्यक्ति के पास में लैब के टेस्ट कराने की किसी के पास गांव में सुविधा भी है नहीं है। तो मौसम बदलने पर बीमार हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, पहले ये समझो। और बीमार व्यक्ति के संपर्क में आ रहे हैं, कुछ लोगों को क्या होता है, बेड से नीचे उतरते छींके चालू हो जाती। जैसे मेरा बचपन में जब तक कॉलेज में पढ़ने गया तब तक, जब तक विज्ञान समझ में नहीं आया तब तक यही कंडीशन थी। सेट्राजिन हमेशा गोली, एविल्डक्सोन मेरे पास हमेशा रहती थी जेब में, आईवी जैसी, पैरासीटामोल, CPM PCM, ये सब मेरे जेब में रहती थी। मेरे को घर से यही देकर भेजा जाता था। कुछ लोगों को कोई टॉफी देकर भेजता है, मुझे ये देकर के भेजा जाता था घर से। भगवान न करे कि ऐसे दिन किसी और को आए। सब लोग स्वस्थ रहें, हम सब उनके लिए, सभी के स्वास्थ्य की कल्पना करें, प्रार्थना करें। तो ये बीमार के व्यक्ति के संपर्क में आने से बीमारी आ रही है नहीं आ रही है, देखना। वातावरण के मतलब टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, शरीर पर प्रभाव उसका पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, ये किसी को एलर्जी हो रही है, किसी को क्या हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है। लाइफ स्टाइल यानी आहार विहार, हम आयुर्वेद में बोलते हैं। आहार जो हम भोजन कर रहे हैं, और विहार, विहार का मतलब जो हम शयन प्रक्रिया करते हैं, सुबह से लेके जितना घूमना फिरना आना जाना, ये सब विहार।
तो इसका शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव, क्या आप एक बार में आप झेल पा रहे हैं? कुछ चीजों को तो कुछ खाते ही एलर्जी हो जाती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको खाना खाते ही, मेरे पास में ऐसे कई केसेस आ रहे हैं अभी, अचानक से खाना खाते ही बंदे को पॉटी जाना पड़ रहा है, खाना खाते ही टॉयलेट जाना पड़ रहा है, 1 मिनट नहीं रोक सकता। जैसे छोटा बच्चा दौड़ लगा था, मम्मी आ गई, है ना, अपने बचपन को याद कर लो सब, ऐसी कंडीशन के लोग आते हैं। तो ये आहार विहार का शरीर पर और बीमारी होने पर ठीक होने में लगने वाला जो समय, ये कम लग रहा है या ज्यादा लग रहा है, उससे हम अपनी इम्यूनिटी को हम अपने स्तर पे आंक सकते हैं। ये सब गड़बड़ी चल रही है बीमारी होने में, मतलब मौसम बदलने पर हम बीमार भी हो रहे हैं, बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने पर बीमार भी हो रहे हैं, वातावरण बदल जाता, टेम्परेचर का बॉडी पर ज्यादा प्रभाव भी पड़ रहा है, और आहार विहार का भी गलत, एक गलत खाना खाते ही हमारा शरीर बीमार हो रहा है, और बीमार होने पर ठीक होने में भी ज्यादा समय लग रहा है। एक तो खुद बिना दवाई के ठीक हो रहा, जैसे आज से 3 दिन पहले एसी के मजे लिए हमने, हम तो स्वीकारते हैं जो हमने किया किया, ठीक है, मजे लिए। अब जैसे ही CFC 1 CFC 2, जो साइंस के विद्यार्थी हैं वो जानते होंगे, जिन्होंने फिजिक्स फिजिक्स पढ़ी होगी, तो ये 10 तक उसमें पाए जाते हैं, और ये इसके कारण जो है वात की वृद्धि होती है शरीर में, और वात की वृद्धि होने से शरीर के अंगों का जिससे जिसका भी संपर्क में आएगा वहां पर सूजन चालू हो जाती है। तो कहाँ हुई, हमारे हमारे नाक में हो गई, चुभन चालू हुई, फिर गले में आ गई, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमने फिर भी ध्यान नहीं दिया, हम अपने मरीजों को घूमते रहे, अटेंड करते रहे, देखते रहे, है ना। उसका कारण ये है कि 2 दिन बड़ा जोरदार जुकाम रहा, तो पहले ही दिन से ही शुरू हो गया। अब आयुर्वेद के जानने के बाद भी हम गलती करते हैं तो हमको भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल। तो सबसे पहले क्या बढ़ा, वात बढ़ गया। वात बढ़ गया तो आपने वात को निपटाना है। एक सरसों का तेल नाक में डालो, 3-4 बूंदे इधर, 3-4 बूंदे इधर, लेट जाओ थोड़ी देर, नाक में अच्छे से मसाज कर लो उंगली से, चाहो। इतनी सी देर की खेल है, वो तुरंत वहीं पे रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा जुकाम। जैसे ही हुआ और सिम्टम्स दिखा, वहीं रोक डालो। एलोपैथी की कोई दवा इतनी तेज नहीं रोक सकती, आपके घर के अंदर इतनी सारी दवाइयां पड़ी। इसलिए भी आयुर्वेद सीखना जरूरी है, और बेसिक तो बहुत जरूरी है। ठीक है, इम्यूनिटी के बारे में हमने समझा, बाकी तो CBC का टेस्ट हो वो आप देखते रहें। बीमार होने के कारण क्या है आजकल, स्ट्रेस तनाव में बहुत है व्यक्ति, है ना। तनाव में रहता है तो डरता भी है कि मुझे कहीं ये तो नहीं हो गया, भ्रम बना रहता है। कुछ नहीं होता है तो भी प्लेटलेट डाउन तो नहीं हो गए, टेस्ट करा के आऊं। हर किसी की हालत यही है। किसी ने बोल दिया भाई साहब आपका BP लो है, चाहे उसको BP चेक करना ही नहीं आता हो, मशीन लेकर के उसने गलती से अपनी होशियारी झाड़ने के चक्कर में चेक कर लिया हो और बोल दिया वो BP लो है, इतने में बंदा हॉस्पिटल पहुंच जाता है चेक कराने। नींद का पूरा ना आना, नींद पूरा नहीं आएगा तो मैंने कहा नींद, यदि आप देर से सो रहे हैं 10 बजे के बाद में, तो भी आपका वात बढ़ जाएगा। वात बढ़ेगा तो शरीर में बहुत सारे, ये ट्रांसपोर्टर है बॉडी में, मिनरल विटामिन इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ना। जैसे ट्रक से हम सब्जियां बाकी सब सामान इधर उधर पहुंचाते हैं, ये बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टर है। व्यान वायु, अपान समान, ये जो वायु 5 प्रकार की वायु हैं, ये व्यान वायु से रिलेटेड है। ठीक, बढ़ते हैं आगे, और बाद में डीप में इसको जानने का प्रयास भी करेंगे, ये तो छोटी मोटी चीजें हैं। कमजोर पाचन, सब कारण है ये। कब्ज, देखिए कमजोर पाचन होगा तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, खाना पचेगा नहीं, तो वो कहीं ना कहीं इधर उधर जमा होने लगेगा, सड़ने लगेगा, खाना पचेगा नहीं। देर से सोओगे तो भी खाना नहीं पचेगा, इन्फेक्शन भी होगा। जैसे ही डिप्रेशन आता है तो डर चालू हो जाता है। ये सब क्रमबद्ध तरीके से जुड़े हुए हैं। जैसे डर डिप्रेशन ये जुड़ता है तो नींद आना व्यक्ति को मुश्किल हो जाता है, कहीं यार व्यापार में घाटा तो नहीं हो जाएगा, है।
आज शेयर मार्केट में कुछ लगाया था, मामला गड़बड़ तो नहीं? आचार्य जी से पूछ के आते हैं, किसी ज्योतिष आचार्य जी। क्या बता, अपनी जन्म पत्री में लिखा है कि नहीं ये धंधा करें कि नहीं करें? ऐसे टेंशन में रहता बंदा, कुछ न कुछ चलता ही रहता है। तो ये नकारात्मक विचार भी आपके वात की वृद्धि के कारण होते हैं। कमजोर पाचन होगा तो कब्ज आएगा। कब्ज आएगा तो बंदे की इच्छा होगी, चलो एक सिगरेट मार लेते हैं, तो नशा भी करेगा। नशा करेगा तो फिर फिजिकल एक्टिविटीज का भी अभाव रहेगा। नशा करेगा तो सोएगा, खाएगा पिएगा, मजे से सोएगा। फिर देखेगा कि चलो खाना पच नहीं रहा, एक आध पैक लगा लें, फिर लगा के सो जाएगा। ये सारे क्रम है एक के बाद। तो खान पान, पेन किलर, पेन किलर का भी फिर जब बीमार होगा तो पेन किलर वगैरह भी, ये सारे एक से सीढ़ी है, एक तरह की जुड़ी हुई है। तो एलोपैथी के फिर साइड इफेक्ट भी होंगे। साइड इफेक्ट होंगे तो आयुर्वेद में धातु क्षय भी बताया है। शरीर में कमजोरी आना शुरू हो जाती है, उसको धातु क्षय। रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 प्रकार की धातु हैं। उससे बाद में ओज बनता है, ओज से ही आपकी इम्यूनिटी बनती है। तो ये सारा क्रम भी हम सीखेंगे, जानेंगे। राइट। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बढ़ने का मतलब बढ़ाने का कारण को निवारण करेंगे तो बढ़ जाएगी। तो स्ट्रेस को रिलीज कर दो। क्या करोगे? प्राणायाम वगैरह कर लो। है, शांति से बैठो, आराम से स्ट्रेस रिलीज करो, प्राणायाम करो। डीप ब्रीदिंग करोगे तो बॉडी में जो तनाव आता है वो कम का होता है। डीप ब्रीदिंग करो, लंबी सांस भरो अंदर। लंबी सांस अंदर लेने के बाद 1-2 सेकंड छोड़ दो। किसी आचार्य के देख रेख में करो, पता पड़े कि अंदर भर के और भूल के छोड़ना ही। तो ऐसा मत करिए, अच्छे आचार्यों की देख रेख में रहिए तो सब ठीक रहेगा। तो प्राणायाम भी करिए, योगा भी करिए, नियमित दिनचर्या रखिए। है ना, सुबह से उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ये ब्रह्म मुहूर्त क्या है वो भी लोगों को नहीं पता कई बार है। तो वो सब हम अभी आयुर्वेद में जानेंगे 1 बाय 1। खान पान में बदलाव, फिजिकल एक्टिविटीज करना शुरू कर दो, अच्छी नींद लो। बॉडी को ज्यादा से ज्यादा एल्कलाइन करके रखो। एल्कलाइन क्या है? 0 से लेकर के, यदि आपके बॉडी में पैरामीटर आपका पीएच, पीएच का मतलब फ़ारेनहाइट। हमारे यहाँ किसी ने जोरदार वाला छौंक लगा दिया बाजू में। एक सिंधी फैमिली है हमारे पास में, उनकी उनकी बिटिया को नजर लगती रहती है रोज। तो वो मिर्ची को जला देते हैं। भांति भांति के लोग हैं दुनिया में। हमें एक बार पानी का बोतल ले आए, फिर बैठते हैं। सॉरी, आप लोगों को वेट करना पड़ रहा है। तो ये सारे जो हैं बॉडी को अल्कलाइन रखें, मतलब मैं अल्कलाइन के बारे में बता रहा था कि 0 से लेके 7 pH तक एसिडिक माना जाता है, और 7+ होता है, 7 से 14 तक एल्कलाइन माना जाता है। राइट। तो जितने ये कोरोना वोरोना, कैंसर वैंसर, ये सब भी बीमारी आती है जब आपके एसिडिक इन्वायरमेंट बढ़ता है। हम यदि पिछले 10 साल 5 साल का कैंसर के, ब्रेस्ट कैंसर के बहुत सारे मेरे पास पेशेंट हो गए इकट्ठे, उन सब की मैंने हिस्ट्री मांगी, यूट्रस के, ब्रेस्ट के, कोलोन के,
अभी कुछ हड्डियों के कैंसर भी आए हैं। तो केस हिस्ट्री मांगने पर एक ही चीज पता लगा है कि लगभग 10 साल 15 साल से उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम बराबर बनी हुई है। तो यानी शुरुआत में रोगों का, यानी बॉडी का पीएच लेवल एसिडिक हो रहा है, एसिडिटी बनी जा रही है। कुछ भी खाते ही एसिडिटी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो बॉडी को अल्कलाइन रखें, कुल मिला के 7 pH के पास में रखें। तो आयुर्वेद में हम ये सब जानेंगे पीएच कैसे मेंटेन होता है। शॉर्ट में आपको बता दूं, आज आए हैं तो पीएच को ऐसे समझे, फल फल सब्जियां, जो हरी सब्जियां जो प्रकृति से सीधे आते हैं, इनको हम यूज करते हैं तो पीएच बढ़ाने का काम करते हैं। इसमें एल्केलाइन यानी एक चीज है, जो ऐसे फल होते हैं जिनको दबाओ तो रस नहीं निकलता। जैसे पपीता, पपीते को मुट्ठी में भर के दबाओ, क्या होगा? कचूमर तो बन जाएगा, रस नहीं निकलेगा। लेकिन नारंगी को दबाओगे तो रस निकलता है, मौसम्बी को दबाओगे रस निकलता है, राइट? तब ऐसे समझ लो कि जिनको दबाने से रस नहीं निकलता वो सब के सब क्या है? एल्केलाइन। और जिनमें रस निकल जाए तो समझ जाओ वो एसिडिक है। तो जब आपकी बॉडी एसिडिक हो जाए, कॉन्स्टिपेशन ज्यादा हो, वो भी एसिडिक होने के कारण होगा, है ना? दस्त होगा तो एल्केलाइन होने के कारण होगा, राइट? तो ऐसी चीजों को समझना जरूरी है हमको। तो ओवर एल्केलाइन भी खराब, कम हो एसिडिक हो तब भी खराब। ऐसे ही नाभि का बैलेंस भी आपका बिगड़ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा तो दस्त हो जाएंगे, उल्टी भी आएंगी। और राइट में ऊपर की तरफ नाभि का सर्कल देखने को मिलेगा, लेफ्ट में या राइट में ऊपर की तरफ आएगा तो उल्टी भी आ सकती है ना? तो ये सारे क्रम नाभि से भी है, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे कितने डिग्री पर जाएगा तो ये वाले रोग आएंगे। ये सब हम इसीलिए पहले पेशेंट को गोली क्यों खिलाओ, गोली मुझे ही नहीं खानी है ना? तो गोली देने से पहले किसी को गोली मत दो भाई, गोली देने वालों की दुनिया में कमी नहीं है। इसलिए हम सबसे पहले लिटा के और अगले का सिस्टम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं सिस्टम की खराबी है या फिर कुछ आहार विहार की खराबी है। सिस्टम गड़बड़ होता है उसको ठीक कर देते हैं, 2 मिनट में ठीक हो जाता है बंदा। दर्द और पेट में सारे गायब हो जाते हैं, उसको फिर दवा की जरूरत पड़ती नहीं कईयों को, और कईयों को दवा की जरूरत पड़ती है, लिख देते हैं थोड़ा बहुत, बता देते हैं भैया ये कर ले। तो ऐसे 60-70% की तो डायबिटीज चलेगी खाली बैलेंस करने से। तो फिर डायबिटीज की टेबलेट क्यों दें उसको खाने को, है ना? बहुत सारी चीजें हैं जिनको अपन, बहुत सी ऐसी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं जिनके कारण बॉडी अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, जिनके कारण भी होता है। तो यही सारी चीजें सीखने की। तो जो प्रैक्टिकल करेंगे हम ये जानेंगे, ठीक है? तो बॉडी को अल्कलाइन रखें। अभी की इम्यूनिटी बूस्टर है बनाया हुआ, लेकिन ये अपन थोड़ा सा इसको स्किप करेंगे, अगली बार फिर कभी देखेंगे। हम चर्चा करेंगे बनाने की विधि भी अपन फिर कभी देखेंगे। अब हम आते हैं शरीर और मानस यानी मन की प्रकृति। तो शरीर की प्रकृति क्या है? मनुष्य का जन्मजात स्वभाव शरीर की प्रकृति है। जैसे ही बच्चा ठहरता है और कहते हैं जी बधाई हो जी लड्डू, डॉक्टर साहब भी कहते हैं लाओ लड्डू, है? अब क्या होता है, जैसे ही घर के अंदर किलकारी की संभावना बनती है, घर में खुशी का वातावरण बन जाता है। और घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, भाई ऐसा करो, सब शांति रखो, सुंदरकांड का पाठ करो, ये करो वो करो, रामायण, सब सारी चीजें, धार्मिक ग्रंथ वगैरह, ये सब ऐसे क्रियाकलाप होने लग जाते हैं घर के अंदर, जिससे उसको अभिमन्यु जैसा बच्चा बनाया है ना? अभिमन्यु को माँ के पेट से ही सीखने मिला था ना चक्रवेदन का।
तो ये हमारे शास्त्र हैं, हमारी विद्याएं हैं, ये सब चीजें मानती हैं, और ये आज का विज्ञान जिनको नहीं मानता, इसलिए कुछ रोगों का उनके पास में समाधान नहीं है। तो शरीर की प्रकृति जानना जरूरी क्यों है? क्यों जाने भाई? जरूरी है? जरूरी थोड़ी है, इसके बिना भी तो गोली टैबलेट खा सकते हैं ना। तो शारीरिक कारण, तो सबसे पहले हम देखते हैं शारीरिक कारण, उसमें आहार। मैंने कहा कि शरीर में कफ पित्त वात 3 प्रकार के बेसिक मुख्य दोष हैं, और ये जब दो दो मिल करके और एक त्रिदोष बन जाते हैं, ऐसे 7 प्रकार के प्रकृति का निर्माण होता है। इसके अलावा मानस प्रकृति भी होती है, ये तो शारीरिक है। फिर मन की प्रकृति है, 16 प्रकार के सार पुरुष का वर्णन है आयुर्वेदों में, ग्रंथों में, है ना। फिर सात्विक तामसिक राजसिक ये सारे भी आ जाते हैं। ठीक है, मानसिक गुण है, मानसिक प्रकृति है। सात्विक प्रकृति का व्यक्ति, कई बार बोलते हैं ना, ये तो सात्विक प्रकृति का व्यक्ति है, ये तो मानसिक प्रकृति, ये राजसिक प्रकृति का व्यक्ति है, ये तामसिक है ना, ऐसे कई बार बोलते हैं ना। तो ये सारे जो चीजें आई कहां से? कोई तो उसका जनक होगा। वही माँ के पेट से जब बच्चा उपज रहा है, और हम सब आए ही वहीं से, पूरी सृष्टि का संचालन ही मात्र भाव से ही हो रहा है, और माँ ने ही हमें जन्म दिया, और माँ ने ही हमें सबसे पहले बताया कि ये आपके पिता, ये आपकी दादा या दादी, वही तो ज्ञान देती है, आपके गुरु है। तो आहार क्या होना चाहिए हमारी शरीर के अंदर, हम क्या खाएं, इसलिए जानना जरूरी है। ठीक है, ये सपोज करिए कोई पित्त प्रकृति का व्यक्ति है, उसको सुबह सुबह दही की लस्सी पिला दी जा रही है, 15 दिन बाद में नक्सीर फूटने लगेगी नाक से, क्या हुआ भाई? बिना प्रकृति जाने, बिना जांचे समझे सुबह दही की लस्सी पिला दी अगले को, और गाढ़ा गाढ़ा मलाई मार के, और कुछ तो पता नहीं क्या क्या मक्खन मार के, है। तो जितना गाढ़ा उतना ज्यादा गर्म तासीर। तो ये गर्म तासीर वाली चीजें उसको दे दोगे, तो कब प्रकृति ऑलरेडी ठंडी है, वो तो झिल जाएगा, उसको तो बड़ा मजा आ जाएगा, लेकिन उसका वजन बढ़ जाएगा, है ना। कब प्रकृति वाले का उससे वजन बढ़ेगा। वात वाले को दे दोगे तो उसको तो बड़ा मजा आ जाएगा, वात वाले का वजन ही नहीं बढ़ता। तो घर में 4 व्यक्ति हैं, आप देखोगे एक तो पतला है, एक ऐसा बेडोल है कि बस ही बस खतरनाक वाला, जैसे वो बाकी घर के लोगों का भी खाना वो अकेला ही खा जाता होगा, है। पता पड़े वो 1 या 2 चपाती खाता है पूरे दिन भर में, तब भी उसका ये हाल। तो शरीर की प्रकृति निर्धारित करती है कि आपका आहार क्या हो। किचन में आहार तो बनाए, लेकिन आपको अपने अनुकूल बनाना है उसको, ताकि आपके बीमारियां ना आए, है ना। आज टमाटर का सूप बन गया है किचन के अंदर, पी लेते हैं, लेकिन मेरे तो जोड़ों में दर्द हो रहा है, गठिया वाय की बीमारी चल रही है, टमाटर का सूप पीना चाहिए क्या? तो आपको तय करना है कि आहार आपका कैसा हो, इसलिए भी जानना जरूरी है कि क्या चीज खाने योग्य, क्या छोड़ने योग्य है। इसलिए भी प्रकृति का जानना जरूरी है कि आहार क्या हो। और इसलिए भी प्रकृति का जानना जरूरी है कि आपकी कफ पित्त वात तीनों में से कौन सी प्रकृति है। इसी के लिए आयुर्वेद चिकित्सा के लिए भी जानना जरूरी है। जैसे आपके बॉडी के अंदर एसिडिटी हो गई, एसिडिटी हो गई, अब कफ प्रकृति के व्यक्ति को एसिडिटी हो गई, और पूरा ये बर्निंग हो रहा है सब अंदर, हार्ट की तरफ पूरा जलन हो रही है ना। कहाँ पर जो दोनों पसलियां मिलती हैं, है ना, क्या बोलते हैं इसको, स्टर्नम, इंग्लिश में स्टर्नम बोलते हैं, मेडिकल लैंग्वेज, राइट। तो जहाँ रिब्स जाकर के जुड़ती हैं, स्टेर्नम पार्ट है, स्टेर्नम के नीचे पीछे फूड पाइप के अंदर जलन हो रही है, और जलन में खट्टा पानी नहीं है, खट्टा पानी नहीं है, सिर्फ जलन है। कब प्रकृति के व्यक्ति को क्या दवा की आवश्यकता है?
सिंपल पानी ठीक से मुंह में घूंट भर ले और 10 से 20 बार उसको मुंह में घुमाना है, बस। सिंपल पानी, वेरी सिंपल पानी। या गर्म करके ठंडा किया हुआ पानी, मटकी में डाला हुआ पानी 10 बार। अब पुराने लोग क्या बोलते थे, ऐसा करना, एक गिलास पानी लेना, उसमें गंगा जल डालना, उसमें तुलसी दल डालना और 11 बार गायत्री मंत्र बोलना, और एक बार गायत्री मंत्र बोलना और एक बार पानी मुंह में रखना और पानी में गायत्री मंत्र बोलना। तो बाबा जी के पास जाते थे तो यही होता था, आपकी एसिडिटी बिल्कुल गायब हो जाएगी। क्या हुआ, तो गायत्री मंत्र बोलने का जो समय था उस समय वो उस पानी के अंदर आपका लार मिक्स हो गया, और बाबा जी ने अपनी भभूति भी डलवा दी होगी उसके अंदर। ये भभूति ले ले आओ और ये पानी में डाल के पी लेना। भभूति बनी किससे थी, गाय के कंडे वंडे डाले होंगे उन्होंने हवन करते समय, देसी गाय के कंडे हवन में डाल करके जब आप यूज करेंगे तो गो में भस्म बन जाती है, एक औषधि बन जाती है। वो 46% ऑक्सीजन देती है। ये मैं नहीं बोलता, भारत सरकार की लेबोरेटरी बोलती, मैं नहीं बोलता भाई, लेबोरेटरी के कागज बोलते हैं, वर्ल्ड लेवल पे बोलते हैं, है ना। सारे लैब के कागज बोलते हैं, आधुनिक विज्ञान के बोलते हैं। आदमी को जीवन जीने के लिए सांस लेते समय कितनी ऑक्सीजन की जरूरत, 21%। बाकी तो सब तो नाइट्रोजन होता है बॉडी, बाकी और भी अन्य गैसें होती हैं। इसमें से रखता कितना शरीर, ओनली 4%, बाकी वापस बाहर निकाल देता है। तो हम CO2 के साथ में O2 भी छोड़ देते हैं, बाकी लेते कितना, 4%, लगभग 4%। इतनी सी चीज की जरूरत है, 46% बॉडी में चला जाएगा तो बहुत सारे काम कर डालेगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलन वलन होना, ये तो सब खत्म हो जाता है। ये गायत्री मंत्र का जाप करना और बाबा जी की दवा काम कर जाती थी, राइट। तो हर काम में, हर बीमारी में काम कर जाती थी, क्योंकि पृथ्वी तत्व है उसके अंदर और 46% ऑक्सीजन है। जब आदमी का कहीं एक्सीडेंट होता है 108 में क्या करते हैं, ऑक्सीजन लगा देते हैं। उनको पता लगा, कब लगा, 1751 में। ऑक्सीजन का आविष्कार कब हुआ, 1751 में। और 1900 के बाद में ये पता लगा कि किसी को भी ऑक्सीजन यदि सीधे दे दो तो उसके ऑर्गन रिपेयर होने लग जाते हैं। एक्सीडेंट हुआ है चाहे कुछ भी हुआ, कोई भी तकलीफ हुई है तो एक बार ऑक्सीजन लगा दो, तो सीधे वो करते हैं, ऑक्सीजन लगाना शुरू कर दिया 108। और जो काम हम हजारों साल से करते आए हैं, तो ये आपकी सनातनी परंपरा है, जिसपे आपको गर्व होना चाहिए, जो आप हजारों साल से पुरखों की परंपरा से आप करते आए हैं। जैसे तो भारत था ही नहीं, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, हमको पढ़ाया जाता है, आज भी बच्चे पढ़ रहे हैं। चलिए, तो इसके लिए जानना जरूरी क्या है, आयुर्वेद की चिकित्सा जानने के लिए, आयुर्वेद की चिकित्सा के लिए प्रकृति जानना जरूरी है। और क्या, स्व उपचार के लिए, ये तो आयुर्वेद की चिकित्सा जानने के लिए तो हमें भी जानना जरूरी है, और डॉक्टर जो जानेगा वो तो देख ही लेगा, डॉक्टर का काम ही वही है ना। अब स्व उपचार, डॉक्टर के पास जाने से पहले हम देखेंगे घर के अंदर कोई छोटा मोटा है तो स्व उपचार अपन करते ही। किसी को जुकाम उकाम हो गया है तो भाई तुलसी का, बुखार आ गया है तो तुलसी के पत्ते और काली मिर्च का बराबर मात्रा में काढ़ा मिला करके बना के पी जाओ, आराम से ओढ़ के सो जाओ, देखो थोड़ी देर में बुखार उतरने लग जाता है, पसीना आता उतर जाता बुखार। बहुत गजब की दवा है, सालों से इस्तेमाल हो रही है, हमारे पुरखे परंपरा से इस्तेमाल करते हैं। स्व उपचार के लिए चिकित्सा का जानना जरूरी है। यदि पित्त प्रकृति का व्यक्ति है तो उसको यही वाला काढ़ा देना है, यही वाला काढ़ा तो देना है, नाक में से खून ना आ जाए, इसलिए थोड़ा सा इसमें मक्खन या गाय का घी मिला देना। तो यही चीजें सीखना है,
आयुर्वेद में कि कौन सी प्रकृति के लिए क्या खाना और कैसे अपने उपयुक्त तो बनाना, अपने लिए उपचार भी करना है, तो वही उपचार तो है। सबके लिए पैरासीटामोल नहीं है। आयुर्वेद में हर दवा सबके लिए नहीं। एसिडिटी हो रही है, ड्राई एसिडिटी है, जलन हो रही है, तो शतावरी, शतावरी को गुड़ के साथ चाट लो, लंबे समय की एसिडिटी चल रही है तो ठीक है। मुलेठी के साथ में मुलेठी को चूस लो। लेकिन यदि पानी आ गया, खट्टा पानी, तो फिर आपको आंवला और शहद चाटना पड़ेगा, और वो लंबा टाइम लेगा, 1 या 2 दिन में जाएगी एसिडिटी। उसके लिए रेंटेक 150 लेने की आवश्यकता नहीं, उससे तो और बढ़ेगा। जब हम पढ़ते थे राजस्थान सरकार में डॉक्टरों की कमी थी, यहाँ पे क्या करता था, किसी को भी एलोपैथी की प्रैक्टिस के लिए खड़ा कर देते थे। आज हमारे यहाँ राजस्थान सरकार में आयुर्वेद के, एलोपैथी के मेडिकल कैंप लगते हैं ना सबके, तो आयुर्वेद वालों को भी बोल रखा है, भैया ये देख हमारे पास स्टॉक में क्या क्या है। बोले क्या है, पैरासीटामोल, ये वो, यही लिखना है आपको भी। वो बेचारा बंदा वही लिख रहा है, और वो सालों से लिख रहा है, जबकि आयुर्वेद का डॉक्टर करे क्या, नौकरी करनी है तो करना। ये चल रहा है सब जगह। तो सामाजिक कारण जानना भी जरूरी है। देखिए सामाजिक क्यों, यानी अच्छे रिश्ते निभाए रखने हैं। आज 30 हजारी कोर्ट दिल्ली का ये डिक्लेयर करता है, आज नहीं कई साल हो गए उसको, तो 2011-12 में निर्भया कांड हुआ था, तभी उसने बता दिया था भाई 30 हजार लोगों की हमारे यहाँ दिल्ली शादी होती है, रजिस्टर होती है शादियां, और 20 हजार के रोज तलाक भी हो जाते हैं। यानी रेशो क्या है, अब आप समझ लो कितना परसेंट का है। तो ये तो दिल्ली का हाल है, बाकी देश का हाल देख सकते हैं। तो ये रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं, हमें यही नहीं पता है कि हम कफ पित्तवात के व्यक्ति से निपटना कैसे है। जिसकी प्रकृति कफ की है वो थोड़ा सुस्त प्रकृति का व्यक्ति होगा, नेचर वाइज, है ना। उसको धीरे बात समझ में आती है, कुछ लोग उसको डिम लाइट भी बोल देते हैं, एकदम बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन उसकी मेमोरी बहुत लंबे समय तक रहती है। उसके पास प्लस पॉइंट भी है। माइनस पॉइंट क्या है, माइनस ये है कि अभी उसको, उसकी सासू अपनी बहू, सासू के मान लो पित्त प्रकृति है और बहू का कफ प्रकृति है, और वो सास अपनी बहू को कोई चीज बता के गई कि फला मेहमान आएगा तो ये कर लेना, उसको तो एक बार में समझ में आता ही नहीं है भाई, क्योंकि कब प्रकृति है ना। तो रिश्ते तो खराब हो गए, उसने किया ही नहीं। और सामने वाला जो मेहमान है वो ये सोच कर आया था कि मैंने इसकी बहू के लिए ये किया था, ये मेरे ये लिए ये करेगी, है। इसको बताने वाला कौन था, सासू जी। सासू जी की बात तो खाली चलेगी। और जब शाम को आएंगी सासू जी, क्या होगा, डंडे वंडे बजेंगे कि नहीं, बढ़िया वाले बजेंगे, मजेदार, राइट। और बेटे जी आगे तो बीच में दोनों की पिसाई हो जाएगी, बताओ, चक्की के बीच में पाठ, राइट। मेरे को है ना, कानपुर आईआईटी कानपुर में मेरा लेक्चर था, मैं जा रहा था, तो मैं वहां पहुंचा, तो रात को लेट पहुंच गया था। तो मैंने कहा अब किसको फोन करके बुलाएंगे, इससे बढ़िया है रिक्शे वाले को पकड़ते हैं, अपने ठिकाने वहां पहुंच जाएंगे एड्रेस सही। ये बात मेरे को रिक्शे वाले ने समझाई। मैंने कहा यार कर क्या रहा तू, ऑटो रिक्शे वाला। बोले सर मैं अपनी पत्नी को समझा रहा हूँ, वो समझ नहीं रही है, आधा घंटे से लड़ रही है, लेकिन घर का खूंटा है, क्या करूं, जो कहती है वो मान लेता हूँ। पूरे घर को चलाती, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन मैं बीए पास हूँ इसलिए रिक्शा चला रहा हूँ। उस बंदे की समझदारी देखो।
कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, घर चलाती है और मुझसे रिक्शा भी नहीं चलता। वो कहता है आपको थोड़ी देर में लेके जाओ। यही चीजें को समझना बहुत जरूरी है। पहले के कुनबों में 40-40 लोग आपस में कैसे पल जाते थे, छोटी सी जगह में रह करके सारी चीजें हो जाती थी। आज दिलों में समाई नहीं एकल परिवार होती हुई भी। अब तो एकल परिवार भी टूटने लगे। एक उस कमरे में सो रहा था, दूसरा वाला उधर कमरे में जाके सो जाता। यही तो चीजें गड़बड़ कर रही हैं, समाज और परिवार को तोड़ने में लगी हैं। इसलिए भी प्रकृति का जानना जरूरी है। इसलिए हमें जानना जरूरी है। यदि किसी की घर में यहाँ तो कफ वाली, अब मान लो किसी घर में चले गए और वहां पे वो वात वाली है। वात प्रकृति वाले का क्या है, बड़बड़ाना, बोलते रहना, है ना। वो उसे बोलता तो ज्यादा है लेकिन करता कम है। बोलता ज्यादा करता कम है। आज उसने अपनी सासू से वादा कर लिया कि कल मैं ये करूंगी, कल तक वो भूल जाती है, क्योंकि वात प्रकृति है, उसकी मेमोरी शॉर्ट टर्म की मेमोरी होती है। यदि सास को ये पता होता कि वात की प्रकृति की है, तो सास उसको बड़े प्यार से, बेटा जरा कल तुमने ये बात कही थी, आज हमको ये करना है और टाइम आने वाला है उस काम को करने का, है। तो वो याद दिला देती तो हाँ हाँ हाँ, वो बुरा नहीं मानती, बड़े मजे से करती, खुश होकर के करती है। क्योंकि बच्चों को प्यार से बोला जाएगा। वात प्रकृति वालों को इमोशनली बोला जाए तो आप चाहे जो उनसे करा लो, चाहे जो करा लो। आप कहोगे 10 उठक बैठक लगा दे, लगा देगा। वात प्रकृति का व्यक्ति इमोशन में जो चाहो जो करा लो। आपका बॉस है, ऑफिस में काम कर रहे हो आप, या किस दो कंपनियों की डीलिंग हो रही है, एक कंपनी का ओनर जो है वो कब प्रकृति का है। आप लेके जा रहे हो उसके पास फाइल, देखो मेरे प्रोजेक्ट ये हैं, हम सबको मिलके ये काम करना है, एग्रीमेंट करना है। वो बंदा टाल रहा है, क्योंकि कब प्रकृति वाला टालता ही है। करना चाहता है, आप ये मत सोच लो कि वो डील नहीं करना चाह रहा आपसे। आपके बिजनेस टर्म खराब हो जाएंगे। ये ठीक करने हैं, मार्केट ठीक करना है, तो भी आपको प्रकृति जानना जरूरी है। तो बताइए कितने सनातन परंपराएं, कितने। इसलिए देश में हम लोगों को ये पहले सुनने को मिलता था कि सोने की चिड़िया था भारत, क्योंकि हमारे अपने सिद्धांतों पर चलता था भारत। आज भारत दूसरों के सिद्धांत पे चल रहा है। तो आर्थिक आजादी खत्म हो गई है, पहले आजादी थी। और ग्लोबल व्यापार में 36-37% का हिस्सा देखने को मिलता है 1800 तक, सन 1800 तक, 1740 तक, सॉरी। उसके बाद में 33% होता है रेशो व्यापार में, अंग्रेजों के आने के बाद। क्योंकि हम थोड़े बहुत अंग्रेजी पढ़ गए ना, इसलिए थोड़े बहुत पढ़ गए, और ज्यादा पढ़ गए तो आज देख लो ग्लोबल में 1% भी नहीं है भारत का शेयर। तो अच्छे रिश्ते बनाए रखने के लिए, चाहे वो बॉस से हो, चाहे बिजनेस में हो, या किसी और से, आर्थिक कारण भी इसीलिए जरूरी है। राइट, बढ़ते हैं आगे। शरीर की प्रकृति बनती कैसे है, ये भी तो जाना है। तो माता पिता से, यानी इस धरती के ऊपर आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण में माता के गर्भ के अंदर, उसकी ओबीरी में जो एग होता है, एक बार राइट में पैदा होता है, एक बार लेफ्ट में पैदा तो होता है। जब वो पैदाइशी थी, वो हो चुका है, ऊपर वाले ने उसको अंडे दे के भेजा है इकट्ठे। लेकिन वो डेवलप कब हो रहे हैं, उस कभी राइट में एक बार 1 महीने से होगा, दूसरे महीने लेफ्ट में होगा, है ना। तो कई बार जिसके राइट वाली ट्यूब्स बंद हो गई हैं, या ब्लॉकेज आ गए हैं, या वात बढ़ गया शरीर में, तो उसको 1 महीना छोड़ करके मेंसेस आता है। सोचिए कितनी ब्लंडर है कहानी। आप जांच कराते हैं, सब कुछ नॉर्मल दिखता है, ट्यूब्स खुले हुए हैं सारे, सब कुछ ठीक है। लेकिन वात वृद्धि हो जाती है राइट साइड में, राइट साइड का एग बनता ही नहीं उस टाइम,
होता ही नहीं, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, उसको न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं पहुंच पा रही है, वहां ड्राइनेस आ जाती है बॉडी। पैरामीटर चेक कराओगे, पता ही नहीं है सर, सब कुछ नॉर्मल है, ट्यूब्स खुले हुए, लेकिन ड्राइनेस आई है, वहां पे वात की वृद्धि हुई है, वो मशीन नहीं बताती, वो तो आयुर्वेद ही बता सकता है। इसलिए फर्टिलिटी सेंटर भी खुले हुए हैं। पहले फर्टिलिटी सेंटर थे ही नहीं, जरूरत ही नहीं थी देश में। तो माता पिता से, देखिए माता के गर्भ में जो एग है वो, और पिता से निकलने वाला शुक्राणु, जब ये शुक्राणु उस एग को भेदता है, क्योंकि सबसे छोटी कोशिका है मानव शरीर की, सबसे कोशिका शुक्राणु, और सबसे बड़ी कोशिका ओवम, अंडा, एग। तो उसको जाकर के भेदता है, और भेदने के बाद में जब वो गर्भ धारण होता है तो उस समय जो पिता की प्रकृति या पिता में जो दोष बढ़ा हुआ है, मान लो उसको कोई कफ की, खांसी जुकाम की, दमा अस्थमा की बीमारी चल रही है, तो उसका असर उसकी शुक्र धातु में दिखेगा, और वो जो असर है उसके बच्चे में कफ बढ़ा हुआ दिखेगा, और बच्चे में जाकर के कफ की वृद्धि, कफ प्रकृति का बच्चा बनेगा, राइट। और माता के पास उस समय पित्त, यानी उसकी बॉडी में एसिड बढ़ा हुआ है, उसको गलती से कहीं शरीर में जलन वलन होती है, हाथ पैरों में खुजली उली चलती है, जिसका मतलब उसको, माता को उस समय एसिडिटी थी, और उस समय संसर्ग हुआ है, तो उस समय उसको एसिड यानी पित्त बढ़ा हुआ है शरीर में, तो ये पित्त और ये कफ, यानी बच्चे की प्रकृति क्या बनी, कफ पित्त बनी, राइट। कफ पित्त, कफ और पित्त, अब ये दोनों प्रकृति को लेकर के वो आया संसार में। तो ये आयुर्वेद मानता। अब ये वातावरण के संयोग से भी असर देखते हैं। अब ये मानसिक प्रकृति, एक तो वातावरण के, शरीर की प्रकृति तो इससे बनी, दूसरा वातावरण के सहयोग से। वातावरण में क्या होगा, वातावरण में मान लो सर्दी ज्यादा बढ़ी हुई है, या गर्मी ज्यादा बढ़ी हुई है, या जिस समय शुक्राणु एग को भेद रहा था उस समय का टेम्परेचर भी, और उस एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर इन्वायरमेंट भी उस पर असर डालता है। इन्वायरमेंटल असर से बचा हुआ नहीं है, अलग नहीं है, इसी सृष्टि का हिस्सा है वो, राइट। तो उसका असर दिखेगा, ये बात पक्की। तो यहाँ पर लिख दिया गया है वातावरण के सहयोग से। आगे आगे बढ़ते हैं। तो शरीर की मानसिक प्रकृति कैसे बनेगी, जो 9 महीने तक उसका लालन पालन गर्भ में होना है, उस माता को कहते हैं भाई अब इसको अच्छा वातावरण दो, घर के अंदर शांति रखो, है ना, सात्विक वातावरण दो। तो यदि आप सात्विक वातावरण देते हैं तो बच्चे में कौन सी प्रकृति, मानसिक प्रकृति क्या बनेगी उसकी, शारीरिक तो ये बन गई, अब मानसिक प्रकृति क्या बनेगी, तो सात्विक गुण देंगे तो आप सात्विक, सात्विक के साथ तामसिक भी देंगे तो सात्विक प्लस तामसिक, तामसिक आएगा, बच्चा पैदा होगा, खिलौने विलौने तोड़ेगा, गुस्सा करेगा। कहते हैं ना पूत के पाल पालने में दिखते हैं, पूत के पाँव पालने में, यही सारी चीजें दिखते हैं। तामसिक खान पान तामसिक रहेगा, घर का वातावरण तामसिक होगा तो तामसिक वृत्ति भी देखेंगे, देखने को मिलेगी। इसलिए कहते हैं भाई अच्छे विचार, अच्छे वातावरण दो, जिससे हमारे घर के लिए कोई विवेकानंद नसीब हो, है ना, कोई अच्छा व्यक्ति आए हैं। तो अपने घर में कौन आग लगाना चाहता है, सब अच्छा रखना चाहते हैं ना। तो शरीर की प्रकृति के प्रकार क्या है, हमने देखा कफ पित्त वात 3 मुख्य हैं, और जब इनको दो दो को मिला देते हैं तो 3 तो मुख्य हैं, और द्विदोषक प्रकृति कौन होगी, वात पित्त, पित्त कफ। और मैं इसमें डिफाइन करूंगा बाद में, अभी थोड़ा ऐसे ही परिचय के तौर पर बता रहा हूँ, अभी ये पूरा नहीं है। तो ये दो दो को मिला करके हो गया, नीचे चार्ट है ना, दो दो को मिलाएंगे तो 3 वो थे, 3 ये हो गए, 6 हो गए। और फिर त्रिदोषक,
कफ पित्त वात तीनों को मिला के, ये तीनों ही विकृत हो गए, तीनों ही खराब हो गए, तो फिर क्या होगा, त्रिदोषक प्रकृति। तो इस तरह से 3 और 3 6 और 1 7, 7 प्रकृति बनी। तो सात्विक प्रकृति कितने प्रकार की है? 7 प्रकार की है। ठीक है। राजसिक कितनी है? 6 प्रकार की है। 3 जो है तामसिक है, जो आपको आदेश सुनाए, आपकी बात न माने, समझ जाओ राजसिक प्रकृति का है ना। आपकी बात बात करते हुए काट दे बीच बीच में, जबरदस्ती में आपकी बात सुनने कोई तैयार ना हो, तब प्रकृति का आदमी आराम से आपकी बात सुनता है ना। तो जो एग्रेशन नेचर का ज्यादा हो, ये सब क्या है? ये राजसिक, मतलब मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है। धरती पे एक चंद्रमा है, मैंने कहा है इसलिए वो है, दूसरे के कहने से नहीं है, मैंने कहा है इसलिए है। राइट। तो ये चीज जो है राजसिक प्रकृति है। वो उस व्यक्ति से, ऐसे व्यक्ति से आप प्रणाम करके जो चाहो ले सकते हो, तो सब कुछ आपको डोनेट कर सकता है, दे सकता है। बड़े दिल का भी होता है राजसिक प्रकृति वाला, ऐसा नहीं। सात्विक तो होता ही है। तामसिक की वृत्तियां आपको पता ही है, कुछ कहने की जरूरत पड़ी नहीं। 8 प्रकार के सार पुरुष हैं, 16 प्रकार से इस प्रकार मानसिक मानस प्रकृतियां वर्णित हैं हमारे शास्त्रों में। 20 प्रकार के, 51 प्रकार के गुण हैं, लेकिन उसमें 20 जो हैं हम लोगों को, हमारे से, मतलब हम जिससे मुख्य रूप से सीधे प्रभावित होते हैं। तो ये हमारा जो है पंच तत्व, कौन कौन से पंच तत्व हैं? जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, 5 तत्वों के। ठीक। तो जल, जल आपको पता ही है, धरती पे जितना भी है जल है। शरीर के अंदर भी कुछ लोग बोलते हैं 72% है, कोई बोलते हैं 70% है, कोई बोलते हैं 75। ठीक है भैया, मान लिया यार, थैंक यू, है ना। ये सबकी अपनी अपनी प्रकृति प्रवृत्ति के हिसाब से बॉडी बॉडी टू बॉडी फर्क डिफर दिखेगा। इसलिए आयुर्वेद के सभी ऋषियों ने लिखा है, मनुष्य मनुष्य विक्षम, यानी दो, हर आदमी आदमी से अलग है, हर आदमी अलग है, एक दूसरे से समान नहीं है, सब अलग है। जैसे आपके फिंगरप्रिंट मैच नहीं करते, वैसे ही एक दो परिवार के सदस्यों के, मतलब एक ही परिवार के 2 सदस्य भी हैं, तो उनको विचार नहीं मिलते होंगे, चाहे वो एक ही माता से जुड़वा बच्चे भी हों, तब भी नहीं मिलते। ठीक है सर। तो धरती पे जैसे फिंगरप्रिंट नहीं मिलेंगे, जैसे वो भी विचार भी नहीं मिलेंगे। तो आपको सबको साथ में लेके चलना है। तो जो नहीं मिलते हैं उनको छोड़ दो, जो मिलते हैं उन पे काम करना शुरू करो। राइट। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 5 तत्वों से पूरा संसार मिलके बना है। इस संसार का हर जीव मिलकर 5 तत्वों से बना है। और इसी 5 तत्वों से शरीर में, न सिर्फ संसार में, सारी क्रिया मंडल, ये सौर मंडल भी इसी पर निर्भर है। इस सौर मंडल में जितनी भी क्रियाकलाप होते हैं, इस 5 तत्वों से ही होते हैं। ठीक है। हवा नहीं है तो आप चल सकते हो कि चंद्रमा पे जाकर के? नहीं चल सकते। पृथ्वी पर चल सकते हैं? ऐसा लगता है कि जंप करते हुए जा रहे हैं। राइट। तो यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं, और इसी 3 प्रकृति में वात पित्त और कफ जो है, ये हमारी 3 बनते हैं। किस किस से बन गए? वात आकाश और वायु से मिलके बना है, तो पित्त अग्नि और जल से, और कफ पृथ्वी और जल। अब इसमें जल कॉमन हो गया 2 जगह, कहाँ पर हो गया? कफ और पित्त। राइट। तो ये वायु का, ये वात, वायु यानी वायु तत्व और आकाश तत्व से मिलकर बना है। यदि आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आपका मन नहीं लगता है, तो समझ जाओ आपका यही वात बिगड़ा हुआ है। ठीक है। तो इसमें वात में क्या बिगड़ा है? वायु तत्व। वात में क्या बिगड़ा है? वात बिगड़ा है, वायु, है ना।
आकाश तत्व यानी या तो वायु तत्व की शरीर में वृद्धि हो रही है, आपके विचार ज्यादा आ रहे हैं, बहुत ज्यादा, एक के बाद एक चले आ रहे हैं, तो आपका ध्यान में मन नहीं लग रहा है, भटक रहा है, तो आप समझ जाइए वायु शरीर में वृद्धि हो गई है। जैसे 8 से 9 लीटर शरीर को चलाने के लिए वायु शरीर में दिन प्रतिदिन क्षण प्रति क्षण पैदा होती है, ऐसा आधुनिक विज्ञान मान के चलता है, वायु से ही शरीर चल रहा है। सृष्टि के अंदर जहां भी कोई चीज का ट्रांसपोर्टेशन होना है वो वायु से ही होगा। कुछ लोग कहेंगे साहब पानी से भी होता है, भाई साहब पानी किससे बना है ये भी देख लो। तो वायु के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। तो वायु से ही ट्रांसपोर्टेशन होता है शरीर के अंदर, इधर से उधर, चाहे शरीर के बाहर इधर से उधर। ट्रक में कोई भी चीज जा रही है वो भी अपना धुआं छोड़ता है, कुछ चीजें उसमें भी वायु नहीं होती तो डीजल जलता नहीं, केरोसिन जलता नहीं, जो फ्यूल होता है वो जलेगा नहीं। वायु नहीं होगी तो गाड़ी एक कदम नहीं बढ़ती। वायु के बिना गाड़ी छोड़ो, दुनिया की कोई सृष्टि के कदम आगे बढ़ नहीं सकती। तो वात ट्रांसपोर्टेशन का साधन है। ठीक, तो ये विचारों को अभी बहुत ज्यादा तेज गति से लाता है। वात शरीर में जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा तो आपके विचार और खराब होते जाएंगे, शरीर में भ्रम की अवस्था पैदा होती रहेगी, किसी काम में मन नहीं लगेगा। और ज्यादा बढ़ गए तो आप शक सुबह वाले हो जाएंगे व्यक्ति। अच्छा, आजकल पति पत्नी को ही देख लो, अच्छा ये उससे बात कर रही है, अच्छा कुछ गड़बड़ वड़बड़ तो नहीं है। ये सारे भ्रम जो हैं अपने को देखने को मिलते हैं और वहीं से रिश्ते खराब होते चले जाते हैं। कुछ छोटी छोटी चीजें ही भ्रम जाल जो है खड़ा हो जाती है, जिनकी वजह से हमारे रिश्ते खराब होते हैं। ना सिर्फ समाज खराब होता है, उसमें आने वाली पीढ़ियों तक को हम इसका शिकार बना देते हैं। सदियों ने सजा, कहते हैं ना क्या, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। तो इसमें पित्त का जो कार्य है, ये बॉडी में जितना भी हार्मोन्स वगैरह जितने भी होते हैं ना, और मैं उसको डिफाइन करूंगा बहुत ज्यादा आगे। और हार्मोन्स जितने भी हैं ये सब पित्त से ही बन रहे हैं। जब बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, बॉडी का टेम्परेचर खाने को पचाने में हेल्प करता है, खाने को बॉडी के अंदर जो भी शॉर्टेस्ट मोलिक्यूल में कन्वर्ट करना है वो सब यही कर रहा है। बॉडी को क्या चाहिए, शरीर को क्या चाहिए, रक्त किससे बन रहा है। आपने खाया तो इतना बड़ा था गस्सा, चपाती इतनी बड़ी बना ली थी, लेकिन ये छोटा छोटा होगा, ये और छोटा होगा, और छोटा होगा, और छोटा होगा, और छोटा होगा, और छोटा होगा। ये छोटे से छोटे शॉर्टेस्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। जब वो ब्लड में मिलेगा, ब्लड में तो तभी मिल पाएगा ना, जब वो छोटा होगा। ये पित्त का काम, पित्त गड़बड़ा जाएगा तो ये दिक्कतें शुरू। इसमें भी अग्नि तत्व बढ़ गया तो आपको एसिडिटी हो जा रही है, जल तत्व बढ़ गया तो आपको भूख लगना बंद हो गया है। ठीक, अब ये बैलेंस है, क्या घट गया क्या बढ़ गया ये तय करना आपको, यही बारीकी से समझना, यही आयुर्वेद है और कुछ नहीं। कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको आप, वो मैंने अभी मोटी सी किताब दिखाई थी, उसमें भी पूरा पढ़ोगे तब भी यही चीजें बात, इसका निचोड़ निकाल के रखोगे तो यही आएगा। बस शॉर्ट में करके हमने इसको देखने का प्रयास किया। वात क्या है, वात को समझना जरूरी। वात के गुण क्या है, वात हवा ठंडी होती है, थोड़ा सा अपने हाथ पे फूंक मार के देख लो, ठंडी है, राइट। लघु है मतलब हल्की, दिखती है नहीं दिखती है, आप कहोगे सूक्ष्म है, दिखती भी नहीं। लघु है, शरीर के अंदर ऐसे करो मुंह कर जाती फटाक से, लघु है ना, हल्की सी है, कहीं भी मुंह कर जाएगी। सूक्ष्म है, सूखा है, ड्राइनेस लाती है। आप पानी में भिगो दो कपड़े और उसको सूरज की रोशनी में डाल दो और एक तरफ पंखा चला दो, पंखे के नीचे डाल दो, तो पंखे के नीचे आपका कपड़ा जल्दी सूख जाता है, क्योंकि वात जल्दी सुखाता है, ड्राइनेस लाता है। सूर्य से
जल्दी सूखेगा। जैसे बारिश के मौसम में कपड़ा सुखाना हो पंखे के नीचे रखते हैं, सूर्य देवता तो होते नहीं, तो सूर्य से पहले चीज जो भी सुखानी है वो ड्राई, यानी अग्नि से पहले जो सुखाना हो किसी चीज को तो वो वात सुखा सकता है, यानी ड्राइनेस लाता है, सूक्ष्म है, सूखापन लाता है, चलायमान है। एक जगह रुकता है क्या हवा? हवा को किसी ने रुकते देखा? नहीं। आपके घर में बेडशीट हिल रही होगी, आपके घर में कुछ चीज हिल रही होगी, पर्दे हिल रहे होंगे, इसका मतलब हवा चल रही है। हवा जाम हो जाती है तो फिर क्या होता है? आप खुद ही कहने लग जाएगा पता नहीं क्या हो गया, इतनी गर्मी हो गई, हवा नहीं चल रही है। चलायमान है, चिपचिपाहट रहित है, इसमें चिपचिपाहट नहीं होती। हाँ वो अलग है, बारिश के मौसम में मॉइस्चर आ जाता है फिर वहां पर चिपचिपाहट होती है, इससे पहले तो नहीं। तो वात का काम क्या है अभी मैंने आपको बता ही दिया, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है, ट्रांसपोर्टर है ना। वात के प्रकार प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, इस तरह से 5 प्रकार ये है। ठीक है, इनके बाद में फिर हम चर्चा करेंगे, प्रकारों के बारे में बाद में देखेंगे और उनके गहनता से देखने का प्रयास करेंगे, कौन कौन से अंगों पे क्या क्या प्रभाव, कैसे कैसे उसकी क्रियाशीलता होती है। शरीर वात प्रधान है कि नहीं, हमारी प्रकृति वात है कि नहीं, ये जाने कैसे है भाई। तो क्या क्या लक्षण होंगे? कोई भी व्यक्ति देख लो, ड्राई स्किन दिखेगा। आपके घर में कोई भी प्रवेश करता है, डॉक्टर के कमरे में जैसे ही प्रवेश करता है पेशेंट, डॉक्टर कह देता है कि बस अपना काम हो गया, बोलो आगे की बात। अपने को क्या देखना था? उसकी प्रकृति देखनी थी, उसकी डील डॉल, उसके लक्षण देख करके समझ जाता है। कुछ उसके आचरण से समझता है, उसका बिहेवियर कैसा है। वात प्रकृति का बिहेवियर अलग दिखेगा, पित्त प्रकृति का बिहेवियर अलग होगा, कफ का बिहेवियर अलग होगा। थोड़ा सा शर्मीला है, शर्मीली है, बस बस आप समझ जाएंगे कब प्रकृति का व्यक्ति होगा, है ना। हर बात को खुल करके नहीं कहता है। वात में क्या है? वात में बड़बोलापन ज्यादा है, ड्राई स्किन रहती है उसकी, पतला दुबला शरीर रहता है ना। खासकर सबका नहीं होता, थोड़ी बहुत आजकल मिक्स प्रकृति भी देखने को मिलती है। प्योरली है तो पतला दुबला दिखेगा, है ना। एक्टिव ज्यादा होता है, जल्दी बाल सफेद हो जाते हैं, स्किन में ग्लो नहीं होता है, स्किन हमेशा ड्राई ड्राई लगती है। जबकि कप प्रकृति वाले की क्या होती है? स्किन पे ऑयल होता है, उसको मुंह बार बार धोने जाना पड़ता है। वो तो इसी से परेशान है, मेरे मुंह पे ऑयल ही बहुत ज्यादा आ रहा है, पता नहीं क्यों है। थक चुका होता मुंह धो धो के। पिंपल्स पिंपल्स निकलते रहते हैं, यहाँ वहाँ कुछ भी होता रहता है, स्किन में ग्लो नहीं होता, एड़ियां फटना, उसके बाद में आपके स्किन फटना, शरीर में कहीं भी फटने का क्रम जो होता है। गर्म खाना पसंद करता है, ठंडा बिल्कुल पसंद नहीं करता, ज्यादा बोलने वाला पसंद होता है। आप देखो, चार चार लोग हैं घर के, चारों को चाय परोस दो, जो सबसे पहले पी करके खत्म करके गिलास रख दे नीचे चाय का, बस समझ जाओ ये बात प्रकृति है, या इसकी शरीर में अभी बात वृद्धि हो रही है, बात की वृद्धि हो रही है। ये चीजें रटने से नहीं आएंगी, अनुभव से चीजें हैं, अनुभव के मोती हैं। तो इनको सीखना है, रटना, बार बार आप रिकॉर्डिंग सुनते रहेंगे तो ये सारी चीजें खुद से आ जाएंगी। आपको कुछ सीखना नहीं होता, रटना नहीं है, समझना है आयुर्वेद को। कोई कहता है कि मैं सीख पाऊंगा कि नहीं, मेरी 70 साल की 80 साल की उम्र हो गई, मेरी 90 साल की उम्र हो गई, मैं कर पाऊंगा कि नहीं। अरे भाई करना कुछ नहीं है यार, समझना है उसमें। करना क्या है? बस बार बार सुनो, समझ जाओ, सुनो समझ जाओ, वेरी सिंपल। तो बाकी जो नहीं कर पाते हैं ना, वो दूसरों पे बहाने। देखिए मुझे सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना नहीं है, ये 4 बजे 5 बजे नहीं उठना है, तो फिर मैं बहाने करूंगा, यार रात को देर से सोया था।
तो नाचू कैसे आंगन टेढ़ा है? बहाने में करूंगा, अरे अच्छा वो दोस्त आ गया था, क्या करता वो 12 बजे तक मेरे से। अब मैंने उसको बता भी दिया यार, सुबह मेरे को ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, योगा करने जाना है। अब करूँ क्या? अलार्म भी लगा के सोया था, अलार्म पता नहीं कब बज के चला गया है। ये बात नहीं उठने के बहाने हैं, काम नहीं करने के 100 बहाने होते हैं, करने के कोई बहाने नहीं होते, है ना? मेरे को नहीं उठना तो मैं नहीं उठूंगा, बिल्कुल सही है। अब दोस्त के ऊपर क्या डालना है? चाहे मैं 12 बजे 2 बजे सो उठना है तो उठ जाएंगे। जैसे हमारे योगी जी हैं, आचार्य जी, इनको 2 बजे सुलाओ तो फिर आपको सुबह तैयार मिलेंगे एकदम, राइट? अब ये हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं होता, तो नहीं होता, नहीं होता, अब क्या करें? हमें तो पकड़ के उठाना पड़ता है। चलिए, तो फास्ट म्यूजिक सुनने वाले ऐसे, मतलब उनको ज्यादा जोर से बोलना, ज्यादा जोर से सुनना, नींद में कुछ लोग बड़बड़ाते रहते हैं नींद में। अब बच्चा बेड पर सो रहा है तो बच्चे को देखना हो ना, वात प्रकृति का कब का है, आप देखना इधर इधर सिर करके सुलाओगे ना तो वो सुबह आपको टेढ़ा बाका कहीं ना कहीं उधर मुंह किए हुए मिलेगा। और आप पास में सो रहे हो तो लात घूंसे जो भी वो कर सकता था वो सारे ड्राइव करके चेक करके देखेगा, मम्मी मम्मी को ठीक है कि नहीं। तो बराबर रात को बच्चा जगा करता है तो समझ जाओ बात तो करती है। तो पूत के पांव पाँव पालने में दिखते हैं। ठीक है। आवाज में खरखराहट होती है। एक फिल्मों में हीरोइन भी आई थी, उसकी आवाज कुछ ऐसी थी, कौन सी, मुखर्जी मुखर्जी थी, है ना? आवाज में फटाफट, मतलब आवाज, जो उसका बोल चाल होता है ना, वो बहुत जल्दी बोलता है बंदा, रुक के नहीं बोलता, नॉन स्टॉप बोलता चला जाता है। कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं कि उनके शब्द समझ में ही नहीं आते, वो इतने तीव्र गति से बोल जाते हैं उनके शब्द भी समझ में नहीं आ रहे, इतना तेज गति से बोल जाते हैं, है ना? तो वो ऐसे जो फटाफट चलना, फटाफट उठना, तीव्र गति से काम करना, जैसे तो पता नहीं उनका कोई प्लेन छूटने वाला है ना? तो ये सब बात प्रकृति की है। आंखें गहरी होंगी, वो वाली नहीं, झील से गहरी हुई, झील से गहरी आंखें, वो वाली नहीं, फिल्मों वाली अंदाज में धसी हुई रहती है, मतलब उनके होता है। जैसे राजस्थान में आके देख लो, ये फौजी दिखेंगे आपको, पतले दुबले लंबे राजस्थान के फौजी बहुत सारे आपको मिलेंगे, लंबे लंबे, इनकी हाइट भी अच्छी रहती है, हाँ? फौजी टाइप के आदमी हो तो वह बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं ऐसे, मतलब कुछ अच्छाइयाँ भी तो कुछ बुराइयां भी। भगवान ने जब बट रहा होगा ना, अच्छाई बुराई, तो सब कुछ बैलेंस करके भेजता है। वो देखता है कुछ गड़बड़ ना हो जाए भाई, नहीं तो सस्ती सस्ती में गुजारा कैसे करेगा बंदा। तो हर व्यक्ति को अच्छाई भी देख के भेजता है और बुराई भी देख के भेजता है। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति को ये ना सोचना कि ये बुरा है या ये भला है, सब अच्छे हैं इस सृष्टि में, है ना? जैसे आपकी पेंटिंग को कोई, आपने बढ़िया सी पेंटिंग बनाई और आपके सामने बता दिया क्या है यार पेंटिंग है, आपके कोई घर आया चाय पीने के लिए, आपने सोचा चलो अपन तो कुछ सेवा कर देते हैं, अतिथि की चाय बना के पिलाते हैं, बढ़िया सी आपने खूब मेहनत करके चाय बनाई उसके लिए, मन से, दिल से, जो कुछ भी कर सकते थे, बढ़िया सी चाय बना के रख दी। अरे मैं बोला क्या यार, चाय में तो शक्कर ही कम है, मजा ही नहीं आया है, तो भैया पीने से पहले ही बता देता है, तो आपका तो दिल टूट गया। जैसे आपको बुरा लगता है वैसे सृष्टि के हर व्यक्ति का दिल टूटता है। और इस सृष्टि के जो संचालक है, जिसने हम सबको चलाना है, जिसकी ड्यूटी है वो चला रहा है, तो उसको कितना बुरा लगता होगा। इसलिए किसी के लिए कोई द्वेष मन में पालना ही नहीं। जो भी करना है सब मुंह पर, राइट? तो ये बात प्रकृति की कुछ ऐसी दे व्यक्ति, जो भी आता है वो मुंह पे ही बड़बड़ा के चले जाते हैं, और उनको याद भी नहीं रहता, कल फिर आपके पास आकर के हेलो, हाय, शुरू हो जाएंगे। नहीं? तो इस टाइप के व्यक्ति आपको देखने को मिले, यानी गुस्सा पानी का बुलबुला। और इनसे बुरा भी कोई नहीं होता है।
मतलब एट ए टाइम पे बुरा, मतलब ये बुरा नहीं करते किसी का। यदि आपके ऑफिस में आपका बॉस वात प्रकृति का है, कलम चला के आपको सस्पेंड नहीं करेगा, आपको कोई आपका आर्थिक हानि नहीं करेगा, कोई पेट पे लात मारने वाला नुकसान नहीं करेगा, मुंह से खूब बड़बड़ाएगा, खूब अल्लाह गुल्ला करेगा, पर नहीं करेगा। लेकिन तब प्रकृति का बॉस हो तो समझ जाना भैया कंट्रोल में है। वो मुंह से तो बहुत अच्छा प्यारा प्यारा बोलेगा, लेकिन करेगा वो मन की, और ऐसी खतरनाक करेगा वो, याद रहेगा सारी दुनिया में सस्ती में आप कह भी नहीं पाओगे कि मेरे साथ ये हो गया। लाइक, बच के रहना। ऐसी पित्त प्रकृति का यदि आपका बॉस है तो आपको तुरंत तुरंत पनिश कर सकता है, तुरंत। आप ऐसे व्यक्ति के आगे केवल यही कर सकते हो, भाई साहब माफ करो यार, आप ही मेरे बड़े भाई हैं, आप ही सब करता रहता है, जो भी अच्छा बुरा उंगली कटेगी तो आप ही की कटेगी, क्योंकि आपका ही मैं हिस्सा हूँ। ऐसे कह दोगे ना, बस अब आपको क्या चाहिए, जो मांगोगे उससे मिल जाएगा। लेकिन वाद प्रकृति वाले से बस ऐसा मत बोलना, वाद वाले से इमोशनली तरीके से बोलना, तो आपको सब कुछ कर देगा आपके लिए, राइट। तो इमोशन ये है। स्टूल का रंग हमेशा काला, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कभी कभी दस्त हो जाएंगे, क्योंकि उसकी सब चीजें अनियमित है। कभी भूख ज्यादा लगेगी, कभी ज्यादा कम लगेगी, है ना। ये सारी चीजें उसकी वात की प्रकृति के कारण हैं। अब मानसिक लक्षण क्या हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति के? तो ज्यादा इमोशन है उसमें, ज्यादा सोचता रहता है, क्योंकि वात है ना, वायु से विचार बहुत ज्यादा आते हैं। विचार ज्यादा आते हैं तो फिर क्या होता है, वो सोचता है, ये मेरा दोस्त है ना, दोस्त, या मेरा ये बिजनेस पार्टनर है ना, पार्टनर, क्या पता कोई लोचा तो नहीं कर रहा मेरे साथ, है। ऐसे ऐसे सोचता रहता है। तो ये बात की वजह से होता है। सामने वाले के प्रति उसके विचार ऐसे ही आते हैं ऊट पटांग, उसको भ्रम होता रहता है, इसने कहीं मेरे लिए ऐसा तो नहीं कर दिया। चाहे वो बेचारा सोचेगा भी नहीं, मुंह से बोला ही होगा उसने खाली, है। तो ये सारे क्रम देखने को मिलेंगे, जल्दी जल्दी गुस्सा आना, जल्दी जल्दी शांत हो जाना, जल्दी से तो वो डिप्रेशन में आ जाता है, जल्दी से आराम कंडीशन में आ जाता है ना? और डिसीजन बहुत जल्दी लेता है बंदा। एकदम आपने कुछ बोला उसको कि देखो शेयर मार्केट में ये वाला शेयर चढ़ने वाला है, इसमें लगा दो बस, देखो अगले एक हफ्ते में देखना ये चढ़ते चढ़ते कहाँ पहुंच जाए, ये सारे सौर मंडलों को पार करता हुआ और ऊपर चला जाएगा, चिंता मत करो। अब वो इमोशनल आदमी लगा डालेगा आपके चक्कर में, तो ऐसे व्यक्ति को भैया बचाना, फंसा मत देना। तो जल्दी से डिसीजन ले लेता है ऐसा व्यक्ति, राइट। दादा नमस्कार। जी हम लोग नमस्कार। तो आगे फिर बाद में लेंगे। एक घंटा हम लोग, थोड़ा सा समय ज्यादा हो चुका, तो अच्छा, आज सिर्फ परिचय देना था। तो ये अभी जो ये मानसिक वाला और ये वाला, फिर इसको कभी। एक नेक्स्ट क्लास में रखा जाए। जी 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 ठीक जी। है, तो राइट। कोई सवाल हो तो ले लीजिए अभी, एक आध के, फिर करते हैं। हाँ ठीक है, ठीक। चलिए एक मिनट, सबको अनम्यूट करने का परमिशन देना पड़ेगा। अच्छा। तो जी, आ, आ, ये अनम्यूट कर सकते हैं अभी आप, हिंदू दीदी, हिंदू बहन, हाँ जी सर। अनम्यूट कर पा रहे हैं? हाँ। जी जी सर। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। अभी सर ने बताया कि जो दही के बारे में बताया था कि दही की प्रकृति गर्म होती है, मुझे वो चीज क्लियर नहीं हुई। वो गर्मियों में ही तो खाया जाता है ज्यादा, मीन्स हम लोग तो ठंडा ही प्रकृति समझते हैं उसका, और सर ने बताया दही की प्रकृति गर्म होती है। हाँ सर दादा। की आवाज नहीं आ रहा है, उन्होंने अनम्यूट हाँ, नहीं किया। एक मिनट।
हाँ आ रही है प्रशांत अभी? दादा सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ अब जी आई हाँ अब जी, आई। आगे आगे। आभारी। जी जी। तो आयुर्वेद में इसे गर्म तासीर का ही माना गया है, लेकिन इसको, इसमें देखिए दो चीजें हैं। इसका जो पानी है ना, पानी, दही को आप एक कपड़े में बांध के रख दो, इसमें जो पानी टपक जाएगा वो पानी है। और एक जो गाढ़ा, जो लिसलिसा पदार्थ है, ये जो गाढ़ा पदार्थ है, ये आपके शरीर में मोटापा भी बढ़ाएगा और पित्त भी बढ़ाएगा। ये पित्त वृद्धि कर है, इसलिए पित्त गर्म होता है, इसलिए इसको गर्म तासीर का माना। ये पित्त बढ़ाता है शरीर में। अच्छा, और जो पानी निकलता है वो आपने क्या वो बताया? ठंडा अगर है, हम, वो ठंडा है ठंडा है? बहुत, हाँ वो ठंडा। और नहीं तो इसीलिए हम, हाँ बहुत बढ़िया काम करता है, जबरदस्त, गजब। ना, तो तो इसलिए जिनका पतला जो करके 4 गुना पानी, और मतलब आप इसमें मिला लो दही में, और फिर उसको आप अच्छे से फैट करके, और उसको चला करके राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट जब चला लेते हैं ना इसको, तो मथनी से मथते हैं, तब ये, जैसे सागर मंथन हुआ था ना, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आधुनिक विज्ञान के हिसाब से मथने के बाद में ये 3 चीजें पैदा होती है, जो शरीर में, शरीर ही नहीं दुनिया में ऊर्जा का कारक है। तो शरीर को ऊर्जा चाहिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन से। आपके जो बॉडी में जितने भी करंट बनता है बॉडी के अंदर, आपने देखा होगा कई बार सर्दी के दिनों में पर्दे पे हाथ लगा लिया, करंट मारता है। हाँ जी 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 सर, होता बॉडी है, के बहुत अंदर भी होता है। 12 से 25 वोल्ट हर शरीर में करंट बनता है। आपकी जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी करंट से चलता है, और वही करंट से आपका ब्रेन चलता है, वही करंट से आपको दिखता है, वही करंट से आप सुनते हो। उसकी वाइब्रेशन, उसकी फ्रिक्वेंसी ही आपको सुनाई देती है, और बाकी कुछ भी नहीं है। तो वो करंट जरूरी है, सारा खेल तो करंट का है। यानी चलते फिरते आप, इसलिए आपको मथनी वाला मथने के बाद में यूज करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों मिलने चाहिए, राइट। तो वो आपके लिए काम के हैं। अदरवाइज केवल आप जीभ का स्वाद समझें, और स्वाद भी नहीं आता। मथनी से मथने के बाद उसका स्वाद भी आता है, बाजार का लाने के बाद मजा ही नहीं आता। सर मुझे हमने आज खूब प्रयोग किया। एक चीज गलती मैं करती हूँ, जो मैं दही जमाती हूँ उसमें पानी तो मुझे बहुत पसंद है। उस दही का मैं दही कम खाती हूँ, पानी ज्यादा पीती हूँ। बल्कि मैं कभी भी खिचड़ी बनाती हूँ पानी डालती हूँ उसमें दही का। बट मैं एक गलती करती हूँ कि मैं उस पानी को अलग कर देती हूँ, मतलब, और दही जो घर वालों को देती हूँ उसमें क्या करती हूँ, थोड़ा सा पानी क्वांटिटी रहता है, बाकी मैं अलग कर देती हूँ अपने लिए। तो मतलब मैं उनके लिए बहुत गलत करती हूँ। गलत करते हैं बिल्कुल, बच्चों को दे सकते हैं, बच्चे इसको ले सकते हैं, या मक्खन निकाल लो, बच्चों हम्म को दे दो, बहुत बढ़िया है, बच्चों की ग्रोथ के लिए अच्छा है ना। क्योंकि ये कफ है, ये कफ है बॉडी का, बॉडी में जाएगा, कफ बढ़ाएगा, कफ यानी आपके मोटापे को बढ़ाएगा। यानी टमी फिट नहीं है तो उसको अनफिट, मतलब फिट है तो उसको अनफिट कर देगा। जी जी। अब हम देखते हैं कि टमी अनफिट कैसे हो गई, इसके ऊपर चर्बी किसी को बर्दाश्त नहीं है, सही कमर बात। का कमरा कैसे होता जा रहा है। और दूसरा बाकी जगह क्वेश्चन ले नहीं लें? बढ़ता है, यही बढ़ता। सर। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, हैंड रेज हुआ था किसी का। हाँ सर। प्याले प्याले जी। जी। हाँ, मुझे ये चीज पूछना था। आप बता रहे थे, बताते हुए फिर किसी और जगह में पहुंच गए। जैसे आप बोले थे कि किसी का मतलब वो ये सर बढ़ा हुआ है, तो उसमें मतलब उनका बॉडी में इन्फेक्शन है, पानी बढ़ा हुआ है। तो आप बोले थे जब पानी को कम करने का भी तरीका है, आप बोल रहे थे, बोलते बोलते कुछ और क्वेश्चन में चले गए। तो वो अब क्या है? पानी को मतलब कम एकदम करने से का, जल्दी से पानी, हम्म। जी जी, पानी को कम करने का जो तरीका है ना, अभी आएगा आगे, अच्छा। आगे आएगा। उसको थोड़ा सा लंबा विधान समझना पड़ेगा ना पूरा, आधा अधूरे ज्ञान हाँ। से फिर वही वाली बात होगी। हम भी यही कहेंगे आयुर्वेद में लिखा था ये करो। इसलिए पूरा जानो। हम्म।
ना, वो तो किसी हाँ किसी को समझ में आ जाता है जो अपने बॉडी में पानी कहीं होल्ड हो रहा है। ये बहुत लोग जो अपने बॉडी को थोड़ा समझने लगे हैं वो खुद भी समझते हैं कि हाँ मेरे बॉडी में अभी पानी होल्ड हो रहा है। अब क्या कारण है उनको पता नहीं है। तो और वही तो दूसरी समझ रहा वही हूँ बात है, जी। हाँ दूसरी भी एक आप बता रहे थे जैसे यूटीआई किसी को हुआ, आपने बोला था जे फिटकरी को भून के, जो हम लोग भून के उसको पीस लेते हैं, तो उसको केले के साथ खाने पर उसमें आपने बताया था कि जब खून आता है तो बिना खून का भी किसी का यूटीआई का प्रॉब्लम होती है, तो उसमें भी ये काम करते हैं? उसमें काम करता है, लेकिन उसके लिए पूरा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ये टेम्परेरी उपाय है जिससे तुरंत ब्लड बंद करने के लिए किसी का तो भला हो। ये ज्ञान सबको अच्छा। बांट दो, सिखा दो ये हाँ क्योंकि नहीं, ब्लड खून जब तो गिरता है ना हमेशा, किसी का, हाँ। बहुत कमजोरी आती है। मेंसेस पीरियड में जो ब्लड आता है, वो कईयों का 10 दिन में मेंसेस आ रहा है, उसमें भी ये काम करेगा। हम्म कुछ जरूरत से ज्यादा हीमोग्लोबिन कम हो जा रहा है, उनके भी काम हम्म करेगा। उनको सबको सिखाओ, सबको सिखाओ। ये चीज इसलिए मैं सबको बता देता हूँ, सबको सिखाओ। हम्म। बाकी चीजें के मतलब लिए कहीं से थोड़ा भी समझना ब्लड पड़ेगा। ब्लड ज्यादा हो, ब्लड आ रहे हाँ हैं बस कहीं बस से भी, तो उसमें ये काम करेंगे। बस पर वो जिंदगी बचाना है। एक बार दो बार नहीं, एक बार हाँ, दो बार ही लेना एक बार, है, क्योंकि एक बार, फिटकिरी एक बार। मैंने, हाँ फिटकिरी मैंने सुना बहुत ज्यादा नहीं लेना होता है। नहीं नहीं, हार्ट हार्ट को ब्लॉक कर देती है ज्यादा। हाँ, कारण तो मुझे बहुत अच्छे से पता नहीं है, पर इतना पता है कि फिटकिरी बहुत कम यूज करनी है, मतलब खाने के लिए अंदर राइट इनटेक राइट। जो करना है उसके लिए। तो बस वो एक बार ही लेनी है। और वो कितनी क्वांटिटी में लेनी है? बॉडी वेट देख लेना। बॉडी वेट यदि 50-60 किलो के आसपास है, बॉडी वेट 50 से ज्यादा क्रॉस है तो 2 चुटकी डाल देना। और कंडीशन देखना पड़ेगा कि ब्लड कितना जा रहा है। बहुत ज्यादा जा रहा है तो फिर आप 2 से ढाई या 3 चुटकी की ले पाएंगे, केले की मात्रा बढ़ा करके। केले की मात्रा बढ़ाना जरूरी है क्योंकि अच्छा। केला उसको, जो नुकसान होने वाला है उसको रोक लेगा। ज्यादा चलेगी तो नुकसान होगा उसका, अच्छा। हार्ट को ब्लॉक कर सकता है। और केले में लचीलापन है, ये हम्म, जो लचीलापन है वहां पर जाके फ्लो बनाता रहेगा। हार्ट को भी रोकने से बचाना है, किडनी को भी रोकने से बचाना है, तो श्रिंक हो जाते हैं। जैसे अपन यहाँ से दाढ़ी बनाते हुए कट जाता है ना, तो स्किन फट गई है, कट गया है। जैसे ही आप फिटकरी लगाते हैं ये जोड़ देता था तुरंत, किसी भी चीज को श्रिंक कर देता है एकदम। समझ गए? तो जहां हाँ। श्रिंक होना है वहां पर इसको पहुंचाना है, बस। अच्छा, तो फिर एक अभी आपको ये क्वेश्चन मतलब ये चीज बताने से मुझे एक चीज याद आया, जो कभी कभी ऐसे मैंने सुना था, वो मैंने यूज भी किया था, जो फिटकड़ी ऐसे करके और उसके साथ नीम के पाउडर मिला के जैसे दांत में मंजन के तरह मांजते हो, तो उसको थूक देना है, लेना नहीं है। फिर भी वो जो डेली करते हैं, मैंने ये चीज देखा करके कि दांत या मुंह के अंदर का चीज तो बहुत अच्छा ठीक हो जाता है जल्दी से। पर वो धीरे धीरे हम नहीं भी ले, फिर भी वो तो कुछ ना कुछ तो जाता ही है अंदर, तो उससे जाने नुकसान दीजिए। नहीं होता है? उससे नुकसान नहीं नहीं देखिए, होता है क्योंकि डेली किसी ने मंजन कर रहे हैं, वो थूक दे रहे हैं, पर फिर भी कुछ तो जा रहा है अंदर। देखिए कुछ जाएगा ना, ज्यादा नहीं जाएगा। कुछ जो गया है वो लिक्विड फॉर्म में गया है, हार्ड फॉर्म में नहीं गया है। अच्छा। लिक्विड फॉर्म में जो गया है वो क्या करेगा, आपके पेट के अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा उसको भी खत्म कर देगा। अब आपने बोला था ना पानी सुखाना है, तो अंदर का इन्फेक्शन को खत्म करने में हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, ये फिटकड़ी। हाँ, सैनिटाइज कर देगा बॉडी को, सैनिटाइजर का काम करता है। अब इसका पानी ले लो, हाथ धो लो इससे। कितना सस्ता सैनिटाइजर है, हम 500 रुपए का खरीद रहे थे। है? ठीक। हम्म। ठीक है। अच्छा। राइट। किसी और का कोई प्रश्न? तो आप बताइए आयुर्वेद कितना इम्पोर्टेंट है और आसान कितना है? हैं? नहीं चलिए। दादा, वो इम्पोर्टेंट तो है, बहुत अच्छा तो बहुत ही लगता है, पर
देखते हैं आगे। आसान भी तो है, कितना हाँ। आसानी से नहीं आएगा समझ में। सर आसान नहीं है, क्योंकि उसको अपनाने में भी समय लगेगा हम लोग को थोड़ा। ओ धीरे श्रीमान धीरे जी, क्या चीज हो नमस्कार जाएगा। श्रीमान जी, एक नमस्कार क्वेश्चन जी। मेरा है। जी बताइए। जैसे आपने कफ और पित्त प्रकृति के जो लक्षण जो बताए, अगर एक ही व्यक्ति में दोनों लक्षण हो तो कैसे हाँ, डिफाइन करें कि प्रधानता किस किस जिसमें ज्यादा जिसमें जी, ज्यादा जिसके लक्षण होंगे, जिसमें पित्त के ज्यादा होंगे तो पित्त प्रधान माना जाएगा। और दोनों अगर सेम लक्षण हैं जैसे, तो मिक्स माना जाएगा, जैसे हम हैं आपके सामने बैठे, तो है ना। इनको वात पित्त और कफ को सामान्य करने का सबसे सरल क्या तरीका हो सकता है? हाँ, ये बड़ा टिपिकल है। ये तरीका इसी में तो हम सब सीखेंगे ना, वन बाय वन। जी, यही तो सीखने के लिए अपन इकट्ठे हो रहे हैं और यही तो कर रहे हैं। इनका हैंड रेस हुआ है, इनका है पियाली जी का। नहीं, मैंने तो ऑफ कर दिया फिर भी। अच्छा, आप हैंड रेस कर रहे हैं। जी, तो अपन इसी में ये सारी चीजें सीखने के लिए तो इकट्ठे हुए हैं। क्या हुआ, बंद हो गया क्या? धन्यवाद जी, बहुत बहुत। जी सर थैंक यू, मुझे आज की क्लास बहुत अच्छी लगी। हाँ मैं कंटिन्यू करूंगी सर। स्वागत। ठीक है, नमस्कार प्रणाम। सर। फिर जी नमस्कार। सैटरडे को होगा ना? जी जी बिल्कुल। सर ठीक। एक बार क्लास के डेज मुझे रिपीट कर दीजिए। आज थर्सडे, मैंने ट्यूसडे, रोजगार थर्सडे। हाँ, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे, मंगल गुरु शनि। ठीक। वो टाइमिंग आपका क्या रहेगा? वही 8 बजे से ना 7:30 बजे से? जी 8 to 9। 8 to 9। ठीक हाँ, है। क्योंकि सारे कुत्ते से सोम बच्चे थपड़ थपड़ करके सोम बुध थूक के ये लो क्या दे हुआ मुंह भाई? छोड़ करे इसके। और है क्या? रोटी बना लो। खत्म हो गया, एक और पड़ा। क्योंकि है बस ना, और सोमवार बुधवार और शुक्रवार को दूसरा बैच अलग अलग टाइम में अलग अलग चल रहे हैं, है ना। तो अभी यही टाइम ठीक है, अपन मतलब कभी सब हम लोग क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो ये रिकॉर्डिंग फिर भी मिलेगा ना? बिल्कुल रिकॉर्डिंग तो मिलेगा। रिकॉर्डिंग तो अभी जैसे आपने बात किया 3 दिन तक में, एक दिन गैप है ना, तो एक दिन के अंदर में यूट्यूब में अपलोड में लाइव भी रहेगा। अभी लाइव का थोड़ा सा दोनों फैसिलिटी करेंगे हम लोग। चलिए, तो अब एंड करें क्या? जी और बिल्कुल, कोई है? सबसे आज्ञा और लें, हम किन्हीं का भोजन कोई वोजन और करेंगे। किन्हीं का कोई प्रश्न है? चलिए, सबको धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, नमस्कार सबको। हम स्वागत है, हमारे ग्रेटर नोएडा में हम शिफ्ट कर रहे हैं। अभी मैं शिफ्टिंग में ही लगा हुआ था, गाड़ी में बैठा हूँ, है ना, और अभी ड्राइव जी कर रहा हूँ ग्रेटर नोएडा की ओर। सबका स्वागत है, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। सभी को सादर वंदन, अभिनंदन, प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार।